हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। एजुकेशन हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें फ्री मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई आप कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी चीज़ पे अटकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो ये सभी कुछ जो है ये हमारे यहाँ एकदम फ्री करा है, तो इसका फ़ायदा लीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई की तैयारी कीजिए। आज का वीडियो भी इसी फ्री वीडियो की श्रृंखला में ही है। आज का वीडियो है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है संचयन भाग 2। उसका प्रथम अध्याय है हरिहर काका। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ प्रस्तुत है। अब देखिए, समझ लीजिए कि जो हमारी क्या कहते हैं क्लास 10th है, उसमें दो कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। दोनों में ही बुक्स अलग हैं, व्याकरण के टॉपिक अलग हैं, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगर आपके पास कोर्स ए है तो आपके पास बुक होगी क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। लेकिन अगर आपके पास कोर्स बी है तो आपके पास बुक होगी स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। तो जैसे मैंने बोला कि आज हम कोर्स बी पढ़ा रहे हैं, तो आज हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका है संचयन भाग 2। इसका हमारा प्रथम अध्याय है हरिहर काका। तो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे कि किस तरीके से इस पाठ में जो है ये एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे जिनके कोई नहीं था, ना बच्चे थे ना बीवी थी, मगर हाँ ज़मीन जायदाद काफ़ी थी। तो इसी के लालच में जो है उसके घर वाले जो उसके भाई के जो परिवार होता है उसको बहुत अच्छे से रखते हैं। हरिहर काका के जो भाई का परिवार होता है उन्हें बहुत अच्छे से लगता है, लेकिन कुछ ही दिन में वो सारा आव भगत ख़त्म हो जाता है। सब बार बार उनको प्रेशर दिया जाता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिए। जब वो मना कर देते हैं तो उनके साथ बहुत गंदा बिहेवियर होता है। सेम यही चीज़ गांव का जो महंत होता है वो भी करता है। वो भी जब लेके जाता है उनको क्या कहते हैं मठ में, तो बड़ी अच्छी आव भगत करता है। जब उनको बहला फुसला के बोला जाता है कि तुम अपनी सारी ज़मीन जायदाद मठ के नाम कर दो, तो मना कर देते हैं। तो फिर वहाँ भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो जाता। एक बार तो उनको उठा के लेके गए होते हैं, मारते हैं, पीटते हैं ज़बरदस्ती जो है कि तुम अंगूठा लगा दो पेपर्स में। तो ऐसा बहुत सारा होता है। तो ये सभी कुछ हमने पाठ में पढ़ा हुआ है। अब उसके अलावा हमने जो किया था वो आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थे, यानी कि एनसीईआरटी बुक में इसी चैप्टर के जो क्वेश्चंस दिए थे वो भी हमने सॉल्व किए हैं। हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर के किए हैं। इसके बाद जो है हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी किया है। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बहुत ध्यान से इनको आज हम देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक चीज़ समझना कि क्वेश्चंस आपके पास दो तरीके के आते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे सब्जेक्टिव। यहाँ पर जो है इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि पिछले कुछ सालों में बोर्ड क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ मौजूद हैं। वो तो हमने इसमें लिए ही लिए हैं, साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस और भी लिए हैं जो हमें लग रहा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आगे आने वाले सालों में पूछा जा सकता है। तो ये पाठ जो हरिहर काका है ये हमारे सामने मिथिलेश्वर जी ने प्रस्तुत किया है। चलिए शुरू करें। प्रश्न संख्या पहला है, हरिहर काका अनपढ़ थे लेकिन अपने अनुभव और विवेक से दुनिया को बेहतर समझते थे, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब कैसे थे? अनपढ़ भले थे भाई, कोई कहते हैं जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो वही समझदार हो। लोग अपने जीवन के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। उन्हें अनुभव था तभी ने वो किसी को भी अपनी ज़मीन जायदाद लिखने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे अगर हम किसी को भी ये सारी ज़मीन लिख देंगे तो वो मेरी सेवा नहीं करेगा, क्योंकि अभी कम से कम ज़मीन के और जायदाद के लालच में मेरी सेवा तो करेगा, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि उनकी इतनी ज़्यादा दुर्गत बन जाएगी। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया को की बेहतर समझ रखते थे। उनको इस बात का ज्ञान है कि जब तक उनके पास ज़मीन जायदाद है सभी उनका मान सम्मान करेंगे। ठाकुर बाड़ी के महंत अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर देने का आग्रह कर रहे हैं, उन्हें यह समझाते हैं कि ऐसा करने पे उनका गांव में मान सम्मान बढ़ेगा और उनका परलोक भी सुधर जाएगा। अब जो है महंत जो ठाकुर बाड़ी के महंत है वो कहते हैं कि अगर आप ये ज़मीन जायदाद मठ के नाम कर देंगे तो पूरे गांव में आपका बहुत सम्मान होगा और आपका परलोक भी, मरने के बाद भी जो है वो आपको बहुत अच्छी जगह प्राप्त होगी। उनके सगे भाई भी उनसे उनकी ज़मीन जायदाद को अपने नाम करने को कहते हैं
और इसके बदले में उनका आदर सत्कार करते हैं कि मतलब आप हमारी अपनी ज़मीन हमको दे दीजिए, इसके बदले में वो आदर सत्कार कर रहे हैं। तो यही तो उनका अनुभव है कि मतलब जब तक हमारे पास ज़मीन जायदाद रहेगी तब तक हर कोई मेरी सेवा करता रहेगा, और एक बार अगर ज़मीन निकल गई तो कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। हरिहर काका दोनों यानी महंत और अपने भाइयों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और किसी की भी बात को नहीं मानते हैं। वो लोग सब समझाते हैं, जिस तरीके भी समझा रहे हैं कि ज़मीन हम जायदाद हमको दे दीजिए, इससे ये फ़ायदा होगा, वो होगा, सबकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को माना नहीं। किसी को भी ज़मीन जायदाद उन्होंने नाम नहीं करी, क्योंकि इसी गांव में कई लोगों की ज़मीन जायदाद उनके नाम करवाने के पश्चात घर वालों ने उनके जीवन का सत्यानाश कर दिया। ये चीज़ उन्होंने देखा था कि गांव में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपने जीते जी वो ज़मीन जायदाद अपने किसी दूसरे संबंधी या बच्चों के नाम कर दी, और एक बार ज़मीन जायदाद नाम होने के बाद में ये उनके बच्चों ने, उनके परिवार वालों ने उनकी गतगनी मतलब इनका पूरी तरीके से सत्यानाश कर दिया। ना उनकी देखभाल करते, ना खाना पीने को देते, ना कपड़ा, ना ध्यान, दवा, कोई किसी चीज़ का भी ध्यान नहीं रखते थे। तो ये सब चीज़ें हरिहर काका देख चुके थे, जानते थे कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, इसीलिए वो ज़मीन जायदाद किसी के नाम नहीं कर रहे थे। हरिहर काका धोखे में नहीं पड़ना चाहते थे, इसीलिए वह जीते जी अपनी ज़मीन जायदाद किसी के नाम नहीं करना चाहते थे कि भाई आपको जितना करना है सब करना, क्योंकि जब तक मेरे पास ज़मीन रहेगी तब तक ये सब मेरी सेवा करते रहेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने ये क्यों कहा। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब ये हरिहर काका की स्थिति देखकर उन्होंने बोला था कि जो अब उनकी स्थिति थी ना कि सभी से धोखा खा चुके थे, सभी ने उनके ऊपर अत्याचार किए थे, तो अब वो हर किसी से दूर अलग रहने लगे थे ना तब। तो देखिए क्या है, लेखक द्वारा ऐसा कहने का यह कारण है कि हरिहर काका जैसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति फंस जाता है, यानी कि ना महंत ने भी धोखाधड़ी करी, उसका भी साथ नहीं रहा, भाइयों ने भी करा, उनका भी साथ नहीं रहा, तो अब ये स्थिति क्या थी, उनका तो कोई अपना नहीं था, ना बीवी बच्चे तो पहले ही नहीं थे, अब संबंधियों ने भी धोखा कर दिया था। तो उसे लगता है कि बार बार की मौत के स्थान पर तो एक बार की मौत ही अच्छी है, यानी कि बार बार हमें डेली कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से ताने दे रहा है, सता रहा है, तो उससे अच्छा है तो एक बार मौत आए, ख़त्म हो जाए, काम ख़त्म। हरिहर काका इस बात को भली भांति समझ चुके थे कि यदि उन्होंने अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिख दी तो उनका जीवन नरक से भी बदतर हो जाएगा। ये उनको पता था कि अगर मैंने ज़मीन लिख दी तो अभी जो मेरी कंडीशन है उससे भी कहीं ज़्यादा ख़राब मेरी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि ये सब मेरी सेवा सिर्फ ज़मीन के लालच में कर रहे हैं। इस चीज़ का उन्हें अच्छे से आभास था, क्योंकि अभी जब ज़मीन जायदाद उनके नाम पर है तब भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। मतलब ज़मीन जायदाद अभी भी हरिहर काका के नाम है, लेकिन तब भी उनकी ठीक से देखभाल नहीं करी जा रही, उनको अच्छे से खाना नहीं दिया जाता, उनसे ठीक से कोई बात नहीं करता है। तो जब अभी नाम है, कोई सम्मान नहीं कर रहा, तो जब नाम उनके रहेगी नहीं, हम उनके नाम कर देंगे, तब तो हमारी कोई भी जो है वो देखभाल नहीं करने वाला है। उन्हें अच्छा खाना खाने को नहीं दिया जाता, हाँ, उनके बीमार पड़ने पर सेवा नहीं की जाती। उन्हें संपूर्ण स्थिति को देखकर ज्ञान हो गया था। यही कारण है कि उन्होंने अपने भाइयों से अपने हिस्से की ज़मीन को उनके नाम लिखवाने से साफ मना कर दिया था, कि बार बार भाई प्रेशर कर रहे थे कि भाई जो ज़मीन आपकी है वो हमारे नाम कर दीजिए, जो है वो कर दीजिए। तो इन्होंने जब ये सारी कंडीशन देखी तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। लेकिन इस स्थिति में जो उनके साथ अत्याचार हो रहे थे, जो उनकी सेवा नहीं की जाती, खाने को नहीं दिया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता, तो इस स्थिति में उनके साथ क्या होता है, तो उनको ये लग रहा था कि हम डेली जो ये मुश्किलें सह रहे हैं, जो अत्याचार मेरे ऊपर हो रहा है, इससे अच्छा तो है कि एक बार में ही मौत आए और हम ख़त्म हो जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो लेखक ने ये पंक्ति हरिहर काका की स्थिति को देखते हुए लिखी थी। प्रश्न संख्या 3 है, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालात में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे। तो हरिहर काका के हालात तो आप जानते हैं, अकेला व्यक्ति है, परिवार द्वारा सताया हुआ है, प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ है, लेकिन वो उससे किसी के नाम नहीं कर रहा है, मानते में। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास है तो उस समय आपका क्या कर्तव्य हो जाता है। यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालात में कोई हो तो हम निम्नलिखित प्रकार से उसकी मदद करेंगे।
पहला बात है, हम समय निकालकर उसके पास बैठेंगे, उसके सुख दुख की बातें सुनकर तथा उसके साथ हंसी मजाक करके उसके साथ दुख को दूर करने की कोशिश करेंगे। इससे उसे अकेलेपन से मुक्ति मिलेगी। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें सबसे ज़्यादा जो चीज़ सताती है वो है अकेलापन, कि उनके साथ कोई बैठता नहीं, बात नहीं करता। तो ये चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनके साथ बैठकर हंसी मजाक कुछ बातें सुख दुख के बांटेंगे ताकि उनका अकेलापन दूर हो जाए। दूसरा है, हम उसकी बातों को केवल सुनेंगे और अपनी राय तब तक नहीं देंगे जब तक उस व्यक्ति का हम पर पूरी तरह विश्वास जम नहीं जाता। हम कोशिश करेंगे कि उसे सकारात्मक मदद ही दी जाए। अब क्या होता है, जब हम ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं तो उसके पास हमारे साथ बात पर जब हमसे खुल जाएगा तो उसके पास हमारे लिए बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वो बात करेगा, अपनी तकलीफ़ें बताएगा, लेकिन हम तब तक अपनी राय नहीं देंगे, तब तक हम उसे कोई सजेशन नहीं देंगे जब तक उसे ये नहीं लगता कि ये एक विश्वास पात्र आदमी है, कि ये सही नीयत से हमारे पास मदद करने के लिए आया है। जब सामने वाले व्यक्ति को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा तभी हम किसी तरह की राय देना पसंद करेंगे। तीसरा है, जब भी हम उसके पास जाएं, उसके साथ खाने पीने की कुछ ऐसी वस्तुएं लेकर जाएं जो ऐसे व्यक्ति को सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती, जैसे फल, मिठाइयाँ, सूखे मेवे आदि। तो अब अगर आप उसकी सेवा करना चाहते हो, देखिए ये एज ऐसा है कि जहाँ खाने की इच्छा भी बहुत सारी, जैसे बच्चों में होती है ना, कभी ये कभी वो खाना है, उसी तरह बुज़ुर्गों में भी ये चीज़ हो जाती है कि उन्हें बदल बदल कर चीज़ें खानी हैं। तो अब उनको सेहत का भी ध्यान रखना है, तो इस तरीके से हम ऐसी चीज़ें लेकर जाएंगे कि उनकी सेहत भी बनी रहे और उनकी इच्छा पूर्ति भी हो जाए। तो जैसे फल है और आपके मिठाइयाँ हैं, मेवे हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम लेकर जाएंगे तो वो उनको खाने में भी अच्छा लगेगा और जो है उनके सेहत पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति पुस्तक प्रेमी है तो हम उसकी पसंद की पुस्तकें भेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बुजुर्ग अगर पुस्तक प्रेमी है तो उसे पुस्तक भी दे सकते हैं। हम किसी त्यौहार पर उसके साथ त्यौहार मनाने में उसकी मदद कर सकते हैं। भाई त्यौहार बहुत से पड़ते रहते हैं, तो भाई आप उसके साथ पास जाइए, त्यौहार मनाइए, या उसे अपनी फैमिली पे ले आइए, वहाँ पर उसके साथ त्यौहार मनाइए तो उसे अच्छा लगेगा। फेस्टिवल सीज़न ऐसा होता है कि जिस समय हम लोगों के बहुत करीब आ सकते हैं, तो ये मौका एक ऐसा होता है कि जब हम उस बुज़ुर्ग व्यक्ति की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं और इस स्थिति में वो हमारे ऊपर जल्दी यकीन भी कर लेगा। तो ये सभी हम काम कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में और भी कुछ आता है तो आप उसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हरिहर काका की अपने परिवार के सदस्यों से मोह भंग की शुरुआत किस प्रकार हुई? क्या ये मोह भंग उचित था? तो भाई शुरू में जब आए थे तो सबसे बड़े देखभाल करते थे, लेकिन एक रात ऐसी एक घटना घटी जिसकी वजह से इनका मोह भंग हो गया था कि अब ये लोग जो है पूरी तरीके से मेरी कोई देखभाल नहीं करते। हरिहर काका को अपने परिवार के सदस्यों से मोह भंग की शुरुआत तब हुई जब उनके भाइयों की पत्नियों, बहुओं और बच्चों ने उन्हें पूछना तक बंद कर दिया। यानी कि पहले शुरू में तो हर एक चीज़ टाइम पे मिलना, अच्छा मिलना होने लगा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कोई उनसे पूछता भी नहीं कि क्या खाना है, खाने का समय हो गया, चाय पीनी है, कुछ तकलीफ़ है, कोई उन्हें कुछ पूछना ही, खाने पीने के लिए कोई कुछ देता ही नहीं था। तो उस दिन से उन्हें अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि अब जो है ये लोग हमारी कोई केयर नहीं करेंगे। एक बार जब वे बीमार हुए तो कोई उन्हें पानी देने तक के लिए भी नहीं आया था। अब सोचिए, बीमार व्यक्ति की सेवा तो कोई भी करेगा, वो तो परिवार वाला था जिससे तुम ज़मीन जायदाद लिखाना चाहते हो, वो व्यक्ति बीमार पड़ा तो तुम उसकी ये सेवा ही नहीं करना चाहते, उसको पानी तक तुमने नहीं पूछा, दवा की तो बात दूर। भाइयों के बच्चे घर में धमा चौकड़ी मचाते रहते, औरतें उन पर ध्यान नहीं देती थीं। उनके भाई तो खेतों में चले जाते थे, अतः उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए स्वयं ही उठना पड़ता था। ऐसे में उन्हें अपनी दोनों पत्नियों की बहुत याद आती थी। तो अब क्या था, जब वो बीमार पड़े तो सब अपनी औरतें जो थीं वो सब अपने कामों में लगी हैं, आदमी सब खेतों पे चले गए, बच्चे अपने में मगन हैं। कोई पूछ नहीं रहा कि आपको काका कुछ चाहिए, खाना चाहिए, दवाई चाहिए, पानी चाहिए, किसी ने कुछ भी पूछने की किसी तरीके से कोई हिम्मत नहीं करती। तो इसके लिए उनको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए खुद ही उठना है। अगर उन्हें पानी चाहिए तो खुद ही उठकर जो है उस बीमार हालत में पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। हरिहर काका के मुंह भंग को किसी भी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि उनके भाइयों के परिवार के सदस्य उनकी बीमारी में भी देखभाल नहीं कर सकते थे तो फिर ऐसे परिवार का क्या लाभ।
सही बात है, जब हमारे ऊपर मुसीबत होती है तो उस समय हमें अपने परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उस समय परिवार हमारी केयर नहीं कर सकता तो जान लीजिए वो परिवार किसी भी काम का नहीं है। तो इसी कंडीशन में आप उस परिवार का होना ना होना बराबर है। हरिहर काका के परिवार के सदस्यों को केवल उनकी संपत्ति अर्थात जमीन जायदाद से ही लगाव था, उनके प्रति कोई लगाव नहीं था। ऐसे में उनका परिवार से मोह भंग हो जाना उचित था। तो मतलब कि जो उनके भाई थे, ठीक है, उनके जो क्या कहते हैं पत्नी थी, उनके बच्चे थे, वो उन सभी का जो सिर्फ एक ये टारगेट था, किसी तरीके से उनकी प्रॉपर्टी मिल जाए। अरे भाई, कुछ चीज़ लेनी है, मेवा लेनी है तो सेवा करनी पड़ती है, लेकिन ये चीज़ उनको समझ में नहीं था। उन्हें लगा कि यार इनका तो कोई है नहीं, इनकी ज़मीन जायदाद हम ही को मिलेगी, तो इसमें उन्होंने कोई ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं समझी और उनकी देखभाल नहीं करी, और इसी से जो है हरिहर काका को अच्छा नहीं लगा और वो उनसे विरक्त हो गए। प्रश्न संख्या 5 है, पुजारी द्वारा हरिहर काका के घर की बातें सुनकर ठाकुरबाड़ी के महंत के कान खड़े हो जाने को आप उसकी किस प्रवृत्ति को द्योतक मानते हैं? ऐसी स्थिति में आपकी समझ में उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए था? तो जो ठाकुरबाड़ी का जो क्या कहते हैं आदमी था, वो क्या था, पुजारी ही, वो घर में आता है, वो सारी चीज़ें देखता है, सुनता है और जाके महंत को बताता है। तो ये एक तरीके से कहते हैं ना कि चुगली करने वाली जो हिसाब होता है वो उसका था। तो उसका ये एक स्वभाव था, एक प्रवृत्ति थी कि इधर की बात उधर करना, जो है ये कि हर घर की टोह लेना और जाकर महंत को बताना। तो ये एक गलत प्रवृत्ति थी उस पुजारी की। पुजारी द्वारा हरिहर काका के घर की बातें सुनकर ठाकुरबाड़ी के महंत के कान खड़े हो जाते हैं। जब हरिहर काका अपने घर वालों से नाराज होकर घर छोड़ देते हैं तो महंत ठाकुरबाड़ी में उनका खूब स्वागत करता है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम करने के लिए प्रेरित करता है। भाई, ये चीज़ जब उन्हें पता चलता है कि घर में ऐसे बुरे हालात हैं और जो है क्या कहते हैं हरिहर काका ने घर छोड़ दिया है, तो उन्हें वो ठाकुरबाड़ी ले आता है, खूब आवभगत करता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है और धीरे से बात बताता है कि आप अपनी ज़मीन जायदाद जो है ठाकुरबाड़ी के नाम कर दीजिए। बाद में वह काका के अपहरण का षड्यंत्र भी रचता है। बाद में क्या करता है, वो षड्यंत्र भी रचता है, उन्हें अपहरण करके भी ले आता है। इस पूरे घटनाक्रम से पता चलता है कि महंत एक धन लोलुप और स्वार्थी व्यक्ति था। तो जो पुजारी जहाँ एक क्या कहते हैं चुगलखोर व्यक्ति का किरदार निभा रहा था, तो महंत वहाँ एक लालची व्यक्ति के किरदार में था, परंतु स्वयं सभी दुर्गुणों से युक्त है। क्या वह दूसरों को आध्यात्मिकता का संदेश देता है, परंतु स्वयं दुर्गुणों से युक्त है। तो महंत का काम क्या होता है ठाकुरबाड़ी का? दूसरों को सारे उपदेश देना, धर्म के बारे में बताना, अच्छी बातें बताना। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो खुद ही गलत आदतों में है, जिसकी सोच गलत है, वो व्यक्ति दूसरों को क्या अच्छा धर्म का ज्ञान देगा? तो वही था, दुनिया की नज़र में वह साधु संत है, परंतु वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। तो महंत क्या है? एक लालची स्वार्थी व्यक्ति है। दुनिया की नज़र में महंत है कि हाँ भैया इतनी बड़ी ठाकुरबाड़ी का महंत बड़ा पुजारी है, लेकिन वास्तविकता में वह इसके ठीक विपरीत है। वो साधु नहीं, वो एक लालची और अपने लालच को पूर्ण करने के लिए हर बुरे कृत्य को करने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि देखिए, अपहरण करना, मारना, पीटना, ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी नाम करवाना, तो ये तो किसी साधु का काम नहीं होता है, और ये सारे काम जो है उस महंत ने किए थे। हमारी समझ में इस स्थिति में महंत का ये कर्तव्य होना चाहिए था। अब ये पूछा गया है ना, महंत का क्या कर्तव्य होना चाहिए था जब उसके परिवार ने, हरिहर काका के परिवार ने उनका साथ नहीं दिया और उन्होंने घर छोड़ दिया, कि वह हरिहर काका के परिवार को काका के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराता और काका तथा उसके परिवार के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता। उसका काम समाज के सदस्यों के सुख दुख में उसकी मदद करना है, ना कि दुखों को बढ़ाना है। तो मेन जो है महंत का काम क्या होता कि जब उन्हें पता चला था कि हरिहर काका का जो परिवार है वो उनका साथ ठीक से नहीं दे रहा, तो इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए था? उसको जो है परिवार वालों के पास जाना चाहिए था, उन्हें समझाना चाहिए था, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अगर आप देखभाल नहीं करोगे तो कैसे होगा। और इस तरीके से एक बिचौलिए का या मध्यस्थ का काम करते तो क्या होता, हरिहर काका को घर मिल जाता, परिवार वाले भी समझ जाते, सभी कुछ हो जाता। लेकिन यहाँ तो उल्टा था, है ना, उसने ये तो किया नहीं। उसने सोचा उनका वहाँ नहीं बना तो हम अपने यहाँ ले आते हैं, यहाँ हम
उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेते हैं। तो इस तरीके से वो हर एक चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढ रहा था, जबकि महंत लोगों का कर्तव्य होता है समाज में रह रहे सभी लोगों के सुख दुख को जानना और उनके दुखों को दूर करना। ये काम महंत का नहीं था इस पाठ में। प्रश्न संख्या 6 है, महंत जी ने हरियर काका को परिवार के प्रति किस प्रकार भड़काया था। अब महंत ने जहाँ क्या कहते हैं, एक तो महंत का काम क्या था कि वो उसके परिवार वालों को समझाता कि हरियर काका की हेल्प करो, लेकिन उसका उल्टा उसने हरियर काका को उनके परिवार के खिलाफ भड़का दिया था। देखिए किस तरीके से महंत जी ने हरियर काका को एकांत कमरे में बैठाकर खूब प्रेम से समझाते हुए कहा कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, कि मतलब जब परिवार वालों ने साथ नहीं था कि तुम कोई किसी का है ही नहीं, सब माया का बंधन है, तुम धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, इस बंधन में किस प्रकार फंस गए। कि मतलब अब उसको समझा कैसे रहे कि तुम तो धर्म के प्रति हो, धर्म में आओ। अर्थात वो एक तरीके से हरियर काका को अपने यहाँ एक साधु बना के रखना चाहता था। ईश्वर की भक्ति में मन लगाओ क्योंकि उसके सिवाय तुम्हारा कोई और नहीं है। पत्नी बेटा भाई बंधु सबके सब स्वार्थ के साथी हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बताया कि भाई हमारे लिए जो आखिरी मार्ग है वो प्रभु इच्छा की मार्ग है। बेटा बहू कुछ काम नहीं आते, पत्नी और रिश्तेदार कहीं कोई काम नहीं आता, जो कुछ है सिर्फ ईश्वर है, वहाँ पर ध्यान लगाओ और वहीं पर अपना समय बिताओ। ये चीज़ वो समझा रहा था धीरे धीरे। जिस दिन उन्हें यह लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और से प्रेम नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि जिस दिन उनको ये लगेगा परिवार वालों को कि उनका स्वार्थ तुमसे सिद्ध नहीं हो रहा है, अर्थात तुम उनको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हो, उस दिन वो तुमको पूछना बंद कर देंगे। समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपना ध्यान और समय जो है ईश्वर को देता है, ईश्वर में लगाता है, क्योंकि उन्हें वहाँ से कुछ प्राप्त होगा। जबकि अगर आप अपने मित्र और बंधुओं में समय लगाओगे तो वहाँ से आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे ज़मीन है। अब देखो यहाँ तो पहले भी ये समझाया, अब आ गया वो ज़मीन जायदाद पे। 15 बीघे ज़मीन है, इसी कारण तुम्हारे भाई के परिवार के लोग तुम्हें पूछते हैं। यदि तुम एक दिन उनसे कह दोगे कि तुमने अपनी जायदाद किसी दूसरे को दे दी तो वह तुमसे बोलना तक बंद कर देंगे। तुम्हारे बीच तो खून का रिश्ता है, वह भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं यह बात तुमसे पहले ही कहना चाहता था, परंतु संकोचवश नहीं कह सका। तो ये इस तरीके से वो समझा रहा था कि जहाँ तुम एक बार अपने परिवार वालों को बोल दोगे कि मैं जायदाद तुमको नहीं दूंगा, मैं किसी और को दूंगा, तो उस दिन वो सभी तुम्हारे विरोध में हो जाएंगे। तो ये चीज़ उन्होंने बताया कि तुम्हारा खून का रिश्ता है वो ख़त्म हो गया, तो कोई बात नहीं भाई, आकर तुम यहाँ पर रह कर रहो। ये चीज़ एक इनडायरेक्टली वो कहने की कोशिश कर रहा था। तो महंत कहता है कि मैंने को तो ये चीज़ का बहुत पहले से आभास था, मैं कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था, आज मौका मिला तो मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। प्रश्न संख्या 7 है, महंत द्वारा हरियर काका को समझाए जाने पर उसकी मन स्थिति कैसी हो गई। अब महंत द्वारा जब हरियर काका को समझाया गया तो हरियर काका की मना स्थिति यानी कि उनका मन किस तरीके से हो गया था। जब ठाकुरबाड़ी के महंत ने हरियर काका को समझाया कि यदि वह अपनी ज़मीन को ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देंगे तो उनका नाम अमर हो जाएगा और समाज में उनका सम्मान बढ़ जाएगा, तब उन्हें लगा कि उन्हें इस पूर्ण अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सब पहले तो उसने प्लॉटिंग करी, पहले अच्छे से समझाया ये परिवार ये रिश्ते ये सभी किसी काम के नहीं है। फिर उसके बाद उसने बताया कि अगर ये प्रॉपर्टी तुम जो है ठाकुरबाड़ी के नाम कर दोगे तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा समाज में मान सम्मान होगा, परलोक सिद्ध रहेगा और तुम्हारा बाकी जीवन भी अच्छा बीतेगा। तो हरियर काका को ये चीज़ लग गया कि हाँ ये ऑफ़र अच्छा है, हमें ठुकराना नहीं चाहिए। दूसरे ही क्षण उन्होंने यह सोचा कि उनके भाइयों का परिवार भी तो अपना ही परिवार है। अब दूसरे क्षण उन्होंने सोचा कि भाई इतनी सारी ज़मीन हम क्यों यहाँ ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें, वो परिवार तो मेरा अपना ही है, ज़मीन हमारे परिवार की है तो हम उनको क्यों ना दें, हम जो है ठाकुरबाड़ी को क्यों दें। तो यह अपने परिवार से विश्वासघात करने जैसा होगा। अगर मैं ये सारी ज़मीन उनको नहीं देकर किसी और को देता हूँ तो ये उस परिवार के साथ विश्वासघात जैसा व्यवहार होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, परिवार के सदस्य ही तो अंतिम समय तक काम आते हैं। यही सब सोचकर हरियर काका असमंजस की स्थिति में आ गए। उसने महंत को कुछ ना कहते बना और ना ही कुछ सोचते बना।
तो वो यही सोचने लगे कि अगर मैं परिवार की ज़मीन कहीं और दान कर देता हूँ तो ये मेरे परिवार के साथ विश्वासघात होगा। लेकिन चूँकि महंत तो उन्हें बहुत समझा रहे थे, इसलिए वो सुन तो सब रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप वो उनकी बातों को सुनते रहे और उस पर सोचते रहे। प्रश्न संख्या 8 है, हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी जैसी संस्था में ही रहना प्रारंभ कर दिया था, जबकि उनका प्रिय स्थान तो उनका अपना घर था, तो क्यों? उनके परिवार के लोगों के व्यवहार के प्रति अपने विचार व्यक्त करके बताइए कि आप उनमें से एक होते तो क्या करते। अब यहाँ पर जो बताया गया है, हरिहर काका की स्वयं कोई संतान नहीं, पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई, अब उनका भाई का परिवार ही था। जब भाई के परिवार ने भी उनकी देखभाल करनी बंद कर दी तो भाई वो बहुत दुखित हुए और उन्होंने घर छोड़ दिया। तो वो कहाँ आकर रहने लगे थे? ठाकुरबाड़ी में रहने लगे थे। तो उनके रहने का कारण आपको समझ में आ गया कि क्यों वहाँ पर रहने लगे थे। हरिहर काका की स्वयं की कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने अपने भाइयों के परिवार को ही अपना परिवार समझ लिया और उनके साथ रहने लगे थे। भाई कोई परिवार नहीं है तो भाई ही है, तो उन्हीं के साथ वो रहने लगे थे। शुरू में तो हरिहर काका का जीवन शांतिपूर्वक चलता रहा, किंतु कुछ सालों के पश्चात उनके परिवार के सदस्य उनसे दूरी बनाने लगे। शुरू में भाई सबने बड़ी सेवा की, हाँ कि भाई इनके पास बहुत ज़मीन है, सब कुछ है, ये हमको मिलेगा, इसलिए सभी उस लालच में जो है उनकी देखभाल करना, उनके साथ समय बिताना, बातें करना, सभी कुछ कर रहे थे। लेकिन 2-3 सालों में ही ये सारी परिस्थितियाँ बदल गईं। कोई उनको पूछता नहीं, पानी नहीं देता, दवा नहीं पूछता, खाना नहीं कायदे का दिया जाता, कोई उनके साथ बैठ के बातें नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें जो है 2-3 सालों में बदल गई थी। उनके मान सम्मान में कमी आने लगी थी। अब घर के अगर बुज़ुर्ग हैं तो भाई घर को बुज़ुर्ग जैसी हैसियत देनी पड़ती है हमको कि हाँ भाई घर के बड़े जो फैसले होते हैं उनमें उनको शामिल करना है, चीज़ों को बताना है। तो एक जो बड़े का पदवी होती है वो उनको वहाँ पर जो मान सम्मान होना चाहिए वो उन्हें कमी महसूस होने लगी। घर का बचा हुआ भोजन ही उन्हें दिया जाता था। अब देखिए घर के बुज़ुर्ग हैं, शरीर कमज़ोर है तो अच्छा खाना देना चाहिए, लेकिन घर में जो कुछ बचा होता था वो उनकी थाली में परोस दिया जाता था। एक बार घर में स्वादिष्ट पकवान बने, किंतु हरिहर काका को सूखा भोजन ही दिया गया। घर में कुछ मेहमान आए, बहुत तरह के स्वादिष्ट भोजन मिले, तो हरिहर काका को लगा कि हाँ भाई आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन उनके सामने वही रूखा सूखा खाना आया। इस घटना से वे इतने दुखी हुए कि उन्होंने भोजन की थाली पटक दी और घर छोड़कर चले गए। उनका परिवार से मोह भंग हो गया, इसलिए उन्हें अपने प्रिय स्थान यानी घर को छोड़कर ठाकुरबाड़ी जैसी संस्था में रहना पड़ा। उनके परिवार के लोगों का व्यवहार स्वार्थ से भरा था। वे केवल उनकी 15 बीघे ज़मीन को प्राप्त करना चाहते थे। यदि मैं उनमें से एक होता तो समय निकालकर उनके पास बैठता, उनके सुख दुख की बातें सुनता, ताकि उन्हें अकेलेपन से मुक्ति मिल सके। तो यहाँ पर हरिहर काका क्यों घर छोड़कर ठाकुरबाड़ी रहने गए ये आपको पता आ गया, क्योंकि कोई उनकी देखभाल नहीं कर रहा था, उनके बारे में पूछता नहीं था, उन्हें समय नहीं बिताता था, खाना अच्छा नहीं देता था, दवाइयाँ नहीं दी जाती थी। तो इन सभी कारण से क्या हुआ था, हरिहर काका बहुत ज़्यादा दुखित हो गए और घर छोड़कर ठाकुरबाड़ी में रहने लगे थे। अगर हम इस जगह पर होते तो क्या करते? हम उनके साथ कुछ समय बिताने की कोशिश करते, क्योंकि वो वहाँ पर कुछ पैसा नहीं चाह रहे थे, कुछ नहीं चाह रहे थे, थोड़ा समय चाह रहे थे और ये चाह रहे थे कि भाई थोड़ी सी हमारी केयर हो जाए। ये दोनों ही चीज़ें उनके साथ नहीं हो रही थी। तो इसी से कारण वो दुखी होकर घर छोड़कर ठाकुरबाड़ी चले जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण महंत के चरित्र की किस सच्चाई को सामने लाता है? ठाकुरबाड़ी जैसी संस्थाओं से कैसे बचा जा सकता है? तो महंत जहाँ लालची, स्वार्थी, एक आपराधिक गतिविधि में फंसा हुआ व्यक्ति था। देखिए आपराधिक गतिविधि, अपहरण करना तो अपराध ही है, तो ये सारे उसने काम किए थे। तो ये उसका जो था कि वो लालची था, अर्थात वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है मठ के नाम लेना चाहता था, जिससे उसको फ़ायदा मिल सके। इसके लिए वो लोगों को भड़काता था, समझाता था बिठाल के, जो उसने महंत काका के साथ भी किया था। तो ये सभी एक तरीके से बता रहा है कि वो एक स्वार्थी, लालची और बहुत ही जो है आपराधिक किस्म का व्यक्ति रहा है। महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण महंत के चरित्र की इस सच्चाई को सामने लाता है कि महंत स्वार्थी एवं धन लोलुप व्यक्ति है। महंत ने हरिहर काका की जमीन जायदाद हड़पने के लिए पहले उन्हें फुसलाया और जब इससे काम ना बना तो उन्होंने उसका अपहरण कर लिया। उनके इस व्यवहार से यह सच्चाई उजागर होती है कि धर्म के क्षेत्र में दुर्जनों
एवं दुराचारी लोगों का प्रवेश हो चुका है और ऐसे ही लोगों के कारण धर्म के क्षेत्र में अनाचार की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। भाई धर्म हमें क्या सिखाता है? सदाचार, परोपकार, दयालुता, विनम्रता, सद्भावना, सौहार्द, ये सभी चीज़ें सिखाता है। लेकिन इसके विपरीत जो है जितने भी भाव हैं वो रखने वाले लोग अब धर्म के क्षेत्र में आ गए। तो इसीलिए आजकल धर्म में जो है ये सारी बुराइयां पनपने लगी हैं। अब हमारा कोशिश क्या है कि हम जब भी अगर धर्म के किसी भी उसमें कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इस तरह के दुराचारी व्यक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम महंत क्या समझ रहे थे कि हाँ भाई एक पुजारी व्यक्ति होगा, हमेशा हमारा भला चाहेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा उसने क्या किया, पहले तो समझाया, साम, दंड, और फिर उसके बाद उसने भेद अपनाने की भी भेद भी उठाया। उसने पहले साम मतलब समझाना, फिर उसने क्या किया, भेद। उसी समझाने के दौरान जो है भाइयों और जो है हरियर काका के बीच जो है भेदभाव कराने की कोशिश करी और अंत में उसने दंड का इस्तेमाल भी किया था। तो इस तरीके से साम, दान, दंड, भेद सभी कुछ उसने अपनाए हरियर काका की प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए। धर्म की मूल संवेदना से कोसों दूर ऐसे दुराचारियों ने धर्म को अपनी विलासिता का आवरण बना रखा है कि जो लोग धर्म को नहीं जानते, धर्म एक्चुअली है क्या, उससे कोसों दूर है, लेकिन उन्होंने धर्म का एक चोंगा पहनकर उसके नीचे वो अपनी सारी बुरी प्रवृत्तियों को जो है पालन करते हैं। ये धर्म की आड़ में दुनिया के सहारे कुकर्मों को अंजाम देते हैं। ठाकुरबाड़ी जैसी संस्थाओं से व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही बचा जा सकता है, यानी कि हम वहाँ पर अपने सोच समझ के पर्दों को खोलकर काम करें, क्योंकि व्यक्ति का विवेक ही उसे सही निर्णय लेने में सहायता करता है और उसे धर्म के ठेकेदारों के स्वार्थों से बचा सकता है। तो क्या है, आप इस तरीके की किसी भी धर्म के चक्कर में नहीं पड़िए। और सपोज अगर आपके पास ऐसा आता है तो आप ज़रा थोड़ा सोच समझ के काम करिए। तो मतलब ये व्यक्ति सही है कि नहीं, ये जो काम कर रहा है वो सही है कि नहीं, हर एक चीज़ की जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी पे इतना विश्वास किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 10 है, पारिवारिक संबंधों में आई खटास ने हरियर काका को अपने ही घर में पराया बना दिया। इससे उनके जीवन में आए सकारात्मक एवं नकारात्मक परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। तो मतलब उनके परिवार के लोगों का जो बिहेवियर था, इसकी वजह से उन हरियर काका के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। तो कुछ पॉजिटिव आए, कुछ नेगेटिव आए। तो इनको आप दो अलग अलग पॉइंट्स में या हेडिंग में देकर करिएगा। तो देखिए क्या सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन निम्न प्रकार हैं। पारिवारिक संबंधों में आई खटास के कारण हरियर काका अपने ही घर में अपमानित एवं उपेक्षित हो गए थे। यानी कि लोग उनका एक तो सम्मान नहीं करते थे, जरा जरा पे उनकी जो है अपमान किया करते थे और उनकी किसी भी बात का ध्यान नहीं रखना, कोई बात नहीं सुनना, तो एक तरीके से उपेक्षित भी थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे सामर्थ्यवान होते हुए भी उनका अकारण तिरस्कार किया जा रहा है, कि मतलब वो शक्तिशाली हैं, भाई ज़मीन जायदाद है, शरीर से भी कमज़ोर नहीं थे, लेकिन तब भी उनका जान के जो है अपमान किया जा रहा है। निश्चित रूप से निजी संबंधों के प्रति घृणा का भाव काका के जीवन में भाइयों के प्रति प्रेम को कम करता। यानी कि हमारे जीवन में अगर कड़वाहट आएगी तो जाहिर सी बात है हमारे बाकी रिश्ते जो हैं वो भी कड़वाहट से भरे जाते हैं। यह स्थिति सकारात्मक इस अर्थ में कही जा सकती है क्योंकि इसके कारण ही काका को संबंधों की सच्चाई का ज्ञान हो जाता है। तो सकारात्मक ये है कि कहते हैं ना कि जब हमारी बुरी स्थितियां आती हैं तब हमें पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। तो हरियर काका की जब बुरी स्थिति आई, यानी कि जब वो अकेले हो गए और उन्हें औरों के साथ की ज़रूरत थी, तो उनको ये चीज़ समझ में आया कि कौन हमारा अपना है कौन नहीं है। तो इस तरीके से ये एक सकारात्मक प्रभाव है जिसने हमें रिश्तों के बारे में बताया कि हमारे रिश्ते कैसे हैं। अब इसमें नकारात्मक देखिए क्या है, हमारी एक कहानी में वर्णित दूसरा प्रसंग हरियर काका के जीवन को पूरी तरह बदल डालता है। जब उनके भाई उन्हें वापस घर लाकर संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए उन पर दबाव डालते हैं तथा उनकी हत्या करने का प्रयास करते हैं, इससे हरियर काका अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन परिवार और समाज का सत्य एकदम नग्न रूप में उनकी आंखों के सामने आ जाता है। दूसरा क्या हुआ, जब महंत ने उन्हें अपहरण कर लिया तो घर वाले उन्हें बचाकर घर ले आए। घर लाके तो पहले उनकी क्योंकि मारपीट हुई थी, मरम पट्टी हुआ, देख किया,
तो अब उन्होंने भी फिर से रट लगा ली घर परिवार वालों ने कि भाई ज़मीन जायदाद हमारे नाम कर दीजिए। हरियर काका ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने भी, उन घर वालों, उन परिवार वालों ने भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसे महंत ने किया। उनको बांधा, मारा, पीटा और ज़बरदस्ती जो है वो पेपर्स पे साइन लेने की कोशिश भी करी। तो इस तरीके से ये क्या हुआ कि जो है उनका ये पता चला कि परिवार और समाज का जो एक सत्य था कि जब हमारे पास पैसे होते हैं तब क्या स्थिति होती है और जब पैसे नहीं होते हैं तो क्या स्थिति होती है, ये एक स्थिति, एक एकदम जो कड़वी सच्चाई होती है वो हरिहर काका के सामने आ गई थी। इसी की वजह से वो बिल्कुल चुपचाप अकेले से हो गए थे। तो उनके बिहेवियर में जो चेंज आया वो एक नकारात्मक जो है सिचुएशन थी। प्रश्न संख्या 11 है, सबके मन में ये बात है कि हरिहर काका कोई अमृत पीकर तो आए नहीं हैं, एक ना एक दिन तो उन्हें मरना ही। इससे गांव वालों की किस मनोवृत्ति का पता चलता है। अब यहाँ पर क्या है, गांव वाले सोच रहे थे कि भाई परिवार वाले हैं, उन्हीं को मिलना चाहिए, कोई अमर तो है नहीं, आज नहीं तो कल उनको मरना ही है, तो परिवार वाले ही साथ देंगे। तो एक जो माइंडसेट होता है वो लोगों का माइंडसेट बना हुआ था कि भाई परिवार ही करेगा। अब परिवार में लोग चाहे आपके साथ जैसा बिहेव करें, आपको परिवार में ही रहना चाहिए, ऐसा तो कोई कहीं लिखा नहीं है। अगर परिवार वाले अच्छा आपसे बिहेव नहीं करते तो भाई परिवार से अलग होकर रहिए। तो ये गांव वालों का कहना था इसमें। तो इनकी मनोवृत्ति का पता चलता है इस तरीके से कि वो भी हरिहर काका की सिचुएशन से ज़्यादा जो है लगाव नहीं रखते। तो उन्हें लगता था किसी जो है उन्हें अपने भाइयों जैसा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ रहना ही चाहिए। जब हरिहर काका को महंत जी और उनके भाइयों की असलियत खुल जाने के बाद पुलिस संरक्षण मिल गया तो भी गांव वाले के बीच तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी। अब क्या हुआ, महंत ने भी साथ नहीं दिया, परिवार वालों ने भी धोखा दिया, तो पुलिस संरक्षण में वो अलग घर लेकर एक रहने लगे। उन्होंने नौकर रख लिए, पुलिस का संरक्षण, एक बॉडीगार्ड मिल गया उनको पुलिस से, और जो है वो आराम से रहने लगे। लेकिन वो एकदम चुप हो चुके थे। तो इसके इतना सब होने के बावजूद भी गांव में जो है तरह तरह की बातें हो रही थी। क्या था, गांव वाले इस बात से आशंकित थे कि हरिहर काका के कारण आने वाले समय में ना जाने और कौन सी मुसीबत इस गांव आएगी। अर्थात पुलिस आई थी तो इसीलिए ये चीज़ वो सोच रहे थे कि और भी कोई मुसीबत हरिहर काका की वजह से आ सकती है। गांव वालों की इस सोच ने, उनकी इस मनोवृत्ति का पता चलता है कि उन्हें हरिहर काका से कोई भी लगाव नहीं था। भाई लगाव होता तो परिवार वालों ने साथ नहीं दिया, महंत ने नहीं साथ दिया, तो ये लोग सब मिलजुल कर साथ देकर एक, भाई परिवार गांव में क्या एक बुजुर्ग का साथ नहीं दिया जा सकता, उनकी देखभाल नहीं की जा सकती, चाहते तो सभी मिलजुल कर उनकी देखभाल कर सकते थे। बल्कि वे स्वयं को सुरक्षित रखने के विषय में चिंतित थे कि ध्यान रखने की बात तो दूर, वो अपने विषय में चिंतित थे कि अभी तो पुलिस आई है, आगे ना जाने क्या क्या होगा। इस चीज़ को लेकर उन सभी को डर लगा हुआ था। इससे यह भी पता चलता है कि आज के युग में कोई किसी के लिए नहीं सोचता, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए परेशान रहता है। आज समाज में इस प्रकार की मनोवृत्ति ने घर कर लिया है जिससे अपनापन, लगाव, एक दूसरे के दुख सुख की चिंता आदि समाप्त हो जाती है। तो लोग यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अपने आप को रखते हैं। तो यहाँ पर गांव वालों की सोच से पता चलता है कि हरिहर काका को क्या चाहिए, कैसा उन्हें सपोर्ट चाहिए, कैसा उनके साथ व्यवहार हो रहा है, उन्हें उससे मतलब नहीं। हमें कोई आंच नहीं आनी चाहिए कि मतलब उनके द्वारा अगर पुलिस आ रही है, हमसे पूछताछ हो रही है तो ये गलत है, उन्हें नहीं है। तो ये मतलब यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों के अंदर की जो संवेदनाएं हैं वो खत्म हो चुकी होती हैं, वो पूरी तरीके से संवेदनहीन हो चुके होते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, आम आदमी की धर्म के प्रति अंधश्रद्धा को धर्म के ठेकेदार किस रूप में बुनाते हैं। हरिहर काका कहानी में काका किस प्रकार इसका शिकार हुए। व्यक्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसे किस प्रकार बचा सकता है। अब देखिए यहाँ पर कई प्रश्न पूछे गए। पहला है, आम आदमी की धर्म के प्रति अंधश्रद्धा ने धर्म के ठेकेदार किस रूप में बुनाते हैं। अब महंत, जो महंत है और ठाकुर बाड़ी है, उस पे जो है गाँव वालों का और हरिहर काका का भी पूरा विश्वास था। इसीलिए वहाँ पर वो लोग धर्म के उपदेश दे देकर अपने हिसाब से हर एक काम को कराते हैं। लोगों की ज़मीन, जायदाद, धन दौलत सब कुछ लेने का प्रयास करते हैं, तरह तरह के से धोखे देते हैं, है ना। यही चीज़ तो यहाँ पर महंत ने भी करी थी कि जब उसे पता चला कि परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं तो वो उसी लालच में फंस के जो है हरिहर काका को वो ठाकुरबाड़ी ले आता है। फिर दूसरा है, हरिहर काका कहानी में काका किस प्रकार इसका शिकार हुए, आपको बताना है। वो विश्वास करके महंत ठाकुरबाड़ी गए थे, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, उनका अपहरण हुआ, मारपीट हुई और उनसे ज़बरदस्ती जो है वो सामान, ज़मीन जायदाद लिखाने का एक कृत्य भी किया गया।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ अगर हमारे सामने हो रही है तो उसे हम तर्क संगत तरीके से देखें कि आखिर ये चीज़ क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, कैसे हो रही है। ये जो सवाल हैं, जब तक इनके जवाब नहीं मिलते तब तक एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूर्ण नहीं होता है। तो ये होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो जब भी किसी आप इस तरीके से किसी संस्था जो धर्म के नाम पर हो, एक आदमी उसमें प्रमुख हो, तो वहाँ पर हमेशा इस दृष्टिकोण से ही कार्य करना चाहिए। व्यक्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसे निम्न प्रकार से बचा सकता है। आम आदमी की धर्म के प्रति अंधश्रद्धा पर धर्म के ठेकेदार कहे जाने वाले महंत, पुजारी आदि अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। वे व्यक्ति को धर्म के नाम पर डरा डरा कर अपनी जेब भरते हैं। बताते हैं ना भाई, भाई तुम्हारा मंगल भारी है, शनि भारी है, तुम्हारे ऊपर काली हो गई है। लोग पूजा पाठ कराते हैं और वो सारा पैसा किसके जाता है? वो सभी पंडितों और पुजारियों की जेब में जाता है। जब भी वे किसी व्यक्ति को दुखी, निराश या परेशान देखते तो तुरंत ही मोह माया की बातें कर कर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते। जब वो देखते कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पैसा है, धन है, हमें फ़ायदा हो सकता है, तो उसे धर्म के नाम पर बहलाते फुसलाते और उसकी जेबें हल्की कर लिया करते थे। दूसरा है, कहानी में हरिहर काका भी इनका शिकार होते हैं। ठीक है, ठाकुरबाड़ी का महंत जानता है कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर वह उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाते हुए उनसे कहता है कि उन्हें मोह माया के फेर में नहीं पड़ना चाहिए और अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें परलोक की प्राप्ति होगी और गांव में मान सम्मान भी बढ़ेगा। महंत चालाक था। महंत जानता था कि हरिहर काका का बैकग्राउंड, कि भाई उसके कोई बच्चे नहीं है, बीबी नहीं है, कोई नहीं है। अब बच्चे दूर के रिश्तेदार वो साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो अब निकल आया है घर से। तो अब ये वही बताता है कि भाई तुम इस दुनिया की मोह माया में क्यों फंसे हो? ये सारी ज़मीन जायदाद जिसके पीछे इतना झगड़ा हो रहा है उसे ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो, यहाँ पे रहो, आराम से खाओ पियो। अगर तुम अपनी ज़मीन जायदाद जो है मठ के नाम करोगे तो गाँव में भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा वाहवाही होगी और जो है तुम्हें आगे चलकर जो है परलोक की प्राप्ति भी होगी। ये वो लालच देता है। और इसी तरीके से जो है महंत वहाँ पर फंस भी गए। कारण ये था, भाई नहीं थे तो वो वहाँ बहला फुला के उन्हें ठाकुरबाड़ी ले आया था। फिर है, जब हरिहर काका के अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम करने से मना कर दिया तो महंत ने जोर जबरदस्ती कर उनका अंगूठा कागज़ पर लगवाया। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ही उसे बचा सकता है, क्योंकि व्यक्ति की सोच समझ ही उसे सही निर्णय लेने में मदद करती है और उसे धर्म के ठेकेदारों को स्वार्थों से बचा सकती है। अब क्या हुआ, महंत तो अभी तो समझा बुझा के काम कर रहा था, फिर वो किस पे आ गया? जो है वो लाठी डंडे पे आ गया। मारता है, पीटता है, अपहरण करता है, बांध के रखता है और कहता है बार बार कि ये ज़मीन जो है मेरे नाम कर दो, मतलब ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो व्यक्ति को अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमेशा किसी के जाल में फंसने से पहले क्या सही है, क्या गलत है, इन सारी चीज़ों को जब तक वो अच्छे से देख नहीं लेगा, समझ नहीं लेगा, तब तक उसे आगे कदम नहीं बढ़ाने चाहिए। प्रश्न संख्या 13 है। एक स्थान पर हरिहर काका ने कहा है, मैं मर जाऊंगा लेकिन जीते जी एक घुर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। हरिहर काका का ऐसा कहने के पीछे कौन सा दर्द था? क्या आप हरिहर काका की इस बात से सहमत हैं? तो यहाँ तक क्या कि हरिहर काका जो है महंत और उनके साथियों के अच्छे से अत्याचार सह चुका था। परिवार वाले उन्हें घर ले आते हैं, फिर उनके ऊपर प्रॉपर्टी को नाम लिखने के लिए दबाव बनता है और उनके साथ मारपीट होती है। तो इस कंडीशन में क्या है, वो तब ये बात बोलते हैं कि मैं इतनी सी भी ज़मीन, खुर भर भी ज़मीन, यानी कि घोड़े के पाँव जितना जो खुर ज़मीन होती है, वो भी तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुम भी महंत, पंडित के, ठाकुरबाड़ी के महंत के समान ही हो। हरिहर काका को महंत और उसके साथियों द्वारा किए गए अत्याचारों से बहुत दुख हुआ था। इसके बाद जब वे अपने घर आ गए और घर पर उनके परिवार के सदस्यों ने भी उनसे महंत और उनके साथियों जैसा व्यवहार करना शुरू किया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि महंत तो पराया था, लेकिन ये तो मेरे अपने हैं, ये मुझ पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? हमें भाई चलो बाहर वाले करते हैं तो एक प्रकार को संतुष्टि हो जाती है, लेकिन जब अपने करते हैं तो हम शारीरिक नहीं आंतरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यही चीज़ जो है हरिहर काका के साथ हुई। उन्हें लगा कि अरे महंत तो चलो बाहर का था, लेकिन ये जो परिवार वाले थे ये तो मेरे अपने थे, तो मेरे ऊपर कैसे अत्याचार कर सकते हैं।
यही कारण है कि जब परिवार के सदस्यों ने जोर जबरदस्ती द्वारा उनसे ज़मीन अपने नाम लिखने को कहा तो उन्होंने कह दिया कि चाहे वे मर भी क्यों ना जाएं, किंतु अपनी ज़मीन उनके नाम नहीं लिखेंगे। हरिहर काका की इस बात से पूरी तरह मैं सहमत हूँ। क्योंकि यदि परिवार के सदस्य भी बाहर के लोगों की तरह व्यवहार करने लगेंगे और जोर जबरदस्ती उन पर आजमाएंगे तो उनमें और बाहरी व्यक्तियों में क्या अंतर रह जाएगा। तो जाहिर सी बात है, मैं सहमत हूँ कि जैसे बाहर वालों ने किया अगर वैसे ही परिवार वाले किएंगे तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो हम क्यों इस तरीके से उनका साथ दें, हम अलग ही रह लेंगे, जो महंत ने, जो हरिहर काका ने किया भी। प्रश्न संख्या 14 है, हरिहर काका ने लेखक से किस विषय पर चर्चा की, इस चर्चा का क्या परिणाम निकला। अब जो हरिहर काका ने लेखक से किस विषय में, वो एकदम चुप हो चुके थे, शांत हो चुके थे जब हमारे लेखक ने देखा, तो तब भी वो उनसे बात करते हैं। देखिए क्या, हरिहर काका ने लेखक से एकांत में इस बात पर चर्चा की उन्हें अपने हिस्से की ज़मीन का क्या करना चाहिए, कि भाई इतनी सारी ज़मीन है, मैं अकेला व्यक्ति खा रहा हूँ, आराम से रह रहा हूँ, अब ये ज़मीन का मैं क्या करूँ। क्योंकि ठाकुरबाड़ी के महंत और उनके भाई उनसे उनकी ज़मीन को अपने नाम करवाने के पीछे पड़े हुए हैं, कि मतलब अभी भी मैं उनसे अलग रह रहा हूँ लेकिन तब भी बहुत कंडे अपनाते रहते हैं, किसी तरह से ये ज़मीन जो है उनके नाम हो जाए। उन्होंने बताया कि ज़मीन के लालच में एक और उनके भाई उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, दूसरी ओर ठाकुरबाड़ी के महंत ने परलोक का भय दिखाकर अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम करने को कहा है। तो इस तरीके से भाइयों और महंत की क्या सिचुएशन के साथ रही है इस ज़मीन को लेकर, वो चीज़ उन्होंने लेखक को बताई। महंत की बात न मानने पर उनका अपहरण कर लिया गया और उनके साथ मारपीट भी की गई। जब उन्होंने महंत की बात नहीं मानी कि भाई ज़मीन हम उनके नाम कर दें, तो नहीं करने से मना कर दिया, तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट भी की। लेखक और हरिहर काका के बीच हुई चर्चा के उपरांत यह निर्णय हुआ कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। इससे पूर्व जिन्होंने भी ऐसा किया उनका जीवन नरक हो गया। तो लेखक के साथ तर्क करने के बाद उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि जब तक हम जीवित हैं तब तक अपनी ज़मीन हमें किसी के नाम नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है, तो हम किसी और के नाम नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या रहेगी कि हमें हमेशा सतर्क रहना है ऐसे लोगों से। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया था, जीते जी उनका जीवन नरक बनाया था, तो इसीलिए वो बहुत आहत थे और अपनी ज़मीन किसी के भी नाम नहीं करते हैं। यही निष्कर्ष निकला लेखक और हरिहर काका की बातचीत का। प्रश्न संख्या 15 है, हरिहर काका एकदम मौन क्यों हो गए, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। अब हरिहर काका के साथ जो महंत ने किया, फिर उसके बाद जो भाइयों ने किया, इसके बाद वो दोनों ही जगह नहीं अलग रहने लगे, चुपचाप रहते और एकदम चुप, कोई कुछ भी कहता। अब उनको ये मौन होने का कारण ये था कि वो अंदर तक टूट गए थे। यहाँ पे उन्होंने जिस परिवार को अपना समझा था उस परिवार ने उनके साथ इतना अत्याचार किया, और फिर उसके अलावा जो महंत था जिसे सभी लोग धर्मगुरु मानते हैं, जिसे सबकी देखभाल करनी चाहिए, उस व्यक्ति ने भी उनके साथ वैसा ही कृत्य किया। तो इससे वो अंदर तक टूट गए थे, इसलिए वो बिल्कुल भी मौन हो गए थे। हरिहर काका के लिए उनके भाइयों का परिवार ही सब कुछ था, क्योंकि वे निसंतान थे और उनकी पत्नी भी जीवित नहीं थी। उन्होंने दो पत्नी शादी करी, लेकिन दोनों में से कोई भी पत्नी जीवित नहीं थी। वे अपने भाइयों के सहारे ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। भाइयों के प्रति प्रेम एवं लगाव का जल्द ही भ्रम टूटने लगा। अब क्यों टूटने लगा, क्योंकि जब हरिहर काका वहाँ रहने लगे तो शुरू में तो बड़ा भैया देखभाल हुई, लेकिन उसके बाद कोई देखभाल नहीं, तो धीरे धीरे मोह टूटने लगा और उनका मोह भंग होना शुरू हो गया। ज़मीन के लालच में उनके भाइयों ने उनसे मारपीट तक की। अब ज़मीन की जायदाद में क्या है, पहले तो भाई समझाया कि कर दीजिए, उन्होंने नहीं करी, तो जो सेवा वगैरह थी वो सब बंद हो गई, तब भी उन्होंने नहीं करी। फिर उसके बाद एंड में क्या चारा बचा, उनको मार पीट के ही ज़मीन जायदाद साथ में रखवा लो। इससे पहले मठ के महंत ने और फिर उनसे बुरा व्यवहार किया, और फिर क्या है, ऐसा भाइयों ने भी किया और सेम ऐसा ही व्यवहार उनका अपहरण करके मार पीट करके महंत ने भी व्यवहार किया था। इन घटनाओं के कारण हरिहर काका को बहुत सदमा पहुंचा। उन्होंने अपने भाइयों एवं निकट संबंधियों से उनकी उम्मीद नहीं की थी। सदमे के कारण ही हरिहर काका बिल्कुल मौन हो गए थे। तो उन्होंने कभी भी इस तरीके से अपने भाइयों से इस तरह के व्यवहार की कल्पना नहीं की थी, इसलिए ये सारी सिचुएशन देखकर वो एकदम मौन हो चुके थे।
प्रश्न संख्या 16 है, आप कैसे कह सकते हैं कि हरिहर काका संयुक्त परिवार के मूल्यों के प्रति एक समर्पित व प्रेरक मानव थे? पठित पाठ के आधार पर बताइए। क्वेश्चन समझिए कि इसको ऐसे आसान समझिए कि आप कैसे कौन से वाक्य सामने ला सकते हैं जिससे ये पता चलता है कि हरिहर काका जो है वो संयुक्त परिवार को बहुत ही पसंद करते थे और एक तरीके से पूरी तरीके से समर्पित थे और उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं संयुक्त परिवार के रिगार्डिंग। तो ये यहाँ आपको बताना है। तो देखिए क्या इसमें हमने अलग अलग पॉइंट्स भी दे दिया, तो आप उनके थ्रू भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। पाठ के आरंभ में स्पष्ट किया गया कि हरिहर काका के 4 भाई हैं, उन्हें छोड़कर अन्य तीनों भाइयों का भरा पूरा परिवार है। हरिहर काका के पास भी 15 बीघे जमीन थी। यदि वे चाहते तो पत्नी की मृत्यु के बाद अलग घर में रह सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे अपने भाइयों के साथ ही रहने लगे, उनके परिवार को अपना परिवार समझने लगे। हरिहर काका जानते थे। अब यहाँ पे क्या था कि भाई उनका कोई नहीं था, पूरे उनके भाई जो 3 भाई थे उनके भरा पूरा परिवार था, उनके बच्चे थे, बहुएं थी और उनके भी बच्चे थे। तो इस तरीके से पूरा परिवार था। तो अब वो उनकी पत्नी मर गई तो वो भले चाहते तो अलग कहीं रह रहे थे अकेले इत्मीनान से, लेकिन नहीं, वो संयुक्त परिवार में रहना चाहते थे सबके साथ। तो इसलिए उन्होंने उनके भाइयों का साथ रहना चुना। अब दूसरा इसमें क्या है, संयुक्त परिवार के महत्व को इसलिए वे अपने भाइयों के साथ मतलब रहना चाहते थे ताकि परिवार का प्यार और अपनापन पा सके। भाई कोई भी व्यक्ति होगा, खासतौर से जो बुजुर्ग होता है, उसे हमेशा अच्छा लगता है कि भाई भरा पूरा परिवार हो, सब लोग साथ रहकर अच्छे से रहें। तो वो अपनापन और प्यार चाहते थे और भरे पूरे परिवार के साथ, इसीलिए उन्होंने भाइयों के साथ रहना चुना पसंद किया। भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका में अपनापन का भाव इतना अधिक था कि जब परिवार के सदस्यों ने उनसे अनुचित व्यवहार किया तो वो इनसे दुखी हो गए और घर छोड़कर चले गए। भाइयों द्वारा मना लेने पर वह वापस घर भी आ गए। कि भाई देखिए वो आघात सबसे बुरा होता है जो हमारे अपने करते हैं। अब यहाँ पर हरिहर काका ने जो है अपने भाइयों के परिवार को अपना समझा था, इसलिए जब उन लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो इससे गुस्सा होकर वो घर छोड़कर चले गए। तो वो उनके गुस्सा दिखाने का तरीका था। लेकिन जब भाई पहुँचे और उनको मनाया तो वो अपनापन ही था कि वो दोबारा चले आए। अगर कोई पराया होता तो शायद हम नहीं जाते ना, तो हरिहर काका भी यही करते। तो ये परिवार का साथ, ममता, इज्जत, ये सभी कुछ था संयुक्त परिवार के साथ, इसीलिए वो गुस्सा भी हुए और उनके मनाने पर मान भी गए। क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं वही हमसे गुस्सा होते हैं और जब हम उनको मनाते हैं तो वो हमसे मान भी जाते हैं। इस प्रकार ये सब घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि हरिहर काका संयुक्त परिवार के मूल्यों के प्रति एक समर्पित व प्रेरक मानव थे, जो समाज के लिए प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमें प्रेरणा देने का काम कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, हरिहर काका कहानी लिखने का क्या उद्देश्य है? ये समाज के किस कटु सत्य की ओर संकेत करती है? अब यहाँ पर इसका उद्देश्य है हमें ऐसे लोगों को उजागर करना जो एक धर्म की आड़ में बैठे हुए हैं और जो है कभी भी छुपकर हमारे ऊपर आघात कर सकते हैं। तो ऐसे धर्म का आवरण पहने, चोंगा पहने लोगों से हमें सावधान करना है। दूसरे परिवार के मूल्यों को समझाना है, बुजुर्ग व्यक्तियों को सतर्क करना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो इस पाठ में हमें समझाती हैं, जो हमें लेखक ने समझाने का प्रयास भी किया है। तो देखिए कैसे हैं। हरिहर काका नामक कहानी लिखने का उद्देश्य सगे यानी अपने और परायों के प्रति सावधान करना है। कौन हमारे अपने हैं, कौन पराये हैं, इसके प्रति हमें सावधान करना है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से इस बात पर बल दिया है कि सभी प्रकार के संबंध, रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित होते हैं। यही नहीं, सगे संबंधी तो दूर की बात है, साधु महात्मा आदि भी इस बुराई से अछूते नहीं है। कि मतलब आजकल के रिश्ते क्या है, स्वार्थ पर आधारित हो गए। जिस चीज़ से हमें फ़ायदा है हम उसी चीज़ के साथ रहते हैं, वरना बाकी चीज़ों से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ सगे संबंधी ही नहीं है, इसमें साधु महात्मा भी अब स्वार्थी हो चुके हैं और वे अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो जो लोग अपने स्वार्थ के लिए साथ काम करते हैं वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति को स्वयं समझदारी दिखानी चाहिए और किसी भी रिश्ते में
रिश्ते की बजाय स्वयं पर भरोसा करना चाहिए। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना, लोगों को हमें सावधानी से परख कर ही काम करना है। बेसिक यहाँ पर जो हमको बताना है कि सभी रिश्ते हों, चाहे बाहर के हों चाहे घर के हों, जैसे भी हों, रिश्तों में जो भी मित्रता जो भी है, हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने अलावा किसी पर भी सबसे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी लोग स्वार्थी होते चले गए हैं। हरिहर काका नामक कहानी में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उनके आपसी रिश्ते भी स्वार्थ पर आधारित हैं। यहाँ तक कि धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी जो लोगों के कल्याण की बातें करती हैं, इस स्वार्थ से अछूती नहीं है। धन प्राप्त करने की चाहत लोगों के रिश्ते नातों में भी ना भर पाने वाली दरार डाल देती है। तो यहाँ पर ये हमको बताया गया है कि इस तरीके के जो रिश्ते हैं, ये वो रिश्ते, मतलब यहाँ इन कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि आजकल सभी रिश्तों में इतना स्वार्थ आ चुका है कि सब अपना अपना फ़ायदा चाहते हैं और उस फायदे के लिए किसको नुकसान हो रहा है, किसको तकलीफ हो रही है, किसी को जानने समझने से कोई मतलब नहीं है। बस कुछ भी करके हमें अपना स्वार्थ हासिल कर लेना है। प्रश्न संख्या 18 है, वर्तमान समाज में हरिहर काका जैसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए युवा पीढ़ी का क्या कर्तव्य है। अब इन्होंने क्या बताया, जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके प्रति हम जो युवा हैं वो क्या कर सकते हैं। देखिए समझिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सारी जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहते हैं ना कि जब हम एक परिवार बनाते हैं तो एक छोटा बच्चा हमारे पास होता है ना भाई, विवाह होगा तो उसके बाद बच्चे होते हैं, तो एक बच्चे की जैसे हम केयर करते हैं, सब कुछ खाना पीना उठाना बैठाना चलाना, सेम सारी चीज़ें एक बुज़ुर्ग के साथ भी होती हैं। इवन बच्चा जैसे पल पल में अपना नेचर बदलता है, बिहेवियर बदलता है, सेम वही चीज़ एक बुज़ुर्ग के साथ भी होती है। खाने की लालसा जैसे बच्चों की होती है वैसे बुज़ुर्गों की भी होती है। तो एक बच्चा की देखभाल जैसी होती है वैसे बड़ों की भी देखभाल करनी पड़ती है। अब ये जो एक प्रश्न पूछा गया है कि युवा क्या कर सकते हैं, तो समझ लीजिए युवाओं को ही सब कुछ करना है इन वृद्ध व्यक्तियों के लिए, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हमारी देखभाल का काम किसने किया था, इन्हीं जो आज वृद्ध हो चुके लोग हैं इन्होंने किया था। तो अब वो कर्ज चुकाने की हमारी बारी होती है, यानी कि अब हमारी बारी है कि अब हम उनकी बच्चों जैसी देखभाल करें। वर्तमान समाज में हरिहर काका जैसे वृद्ध व्यक्तियों के प्रति युवा पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह मन लगाकर यथासंभव ऐसे व्यक्तियों की सेवा एवं सहायता करे। सिर्फ अपने घर के ही नहीं, ऐसे बहुत सारे ओल्ड एज होम हैं, आप देखेंगे ऐसे बहुत सी दुष्ट संतानें होती हैं जो अपने परिवार के बुजुर्गों को लाके ऐसे ओल्ड एज होम में डाल देती हैं। तो वहाँ पर ऐसे बहुत से बुजुर्ग होते हैं जहाँ कर उनको हम अगर अपना समय ही उनके साथ गुजारते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं, कुछ कह रहे थोड़ी देर बैठ के आप मूवी पे देख लोगे उनके साथ ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो उनकी मदद करना, उनके साथ समय स्पेंड करना सबसे बड़ा है। वृद्ध हमारे वर्तमान समाज में मौजूद है जिन्होंने उचित देखभाल एवं प्रेम से भरे अपनेपन युक्त व्यवहार की आवश्यकता है। इन वृद्धों को उचित मान सम्मान देना तथा यथोचित सेवा करना युवा पीढ़ी का प्राथमिक कर्तव्य है। अब इसको समझ, जो मान सम्मान हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वो उससे ज़्यादा बढ़ाकर हमें बुजुर्गों को देना पड़ता है। क्योंकि भाई देखिए, अब ये क्यों है, हमने बोला ना एक बच्चा और बुजुर्ग समान होता है, तो सारी देखभाल सब कुछ करनी है, बस एक एडिशनल काम जो करना होता है बच्चों के अलावा हमें इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। अब ये रिस्पेक्ट क्यों होती है, पहले देखिए, समाज का बहुत सारा अपने जीवन का एक अनुभव लेकर वो वहाँ पर बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास बहुत कुछ ऐसा है जो हमें चाहिए, और जो हमें वो चाहिए अगर उनका वो अनुभव का पिटारा और खजाना, तो हमें उनको उतना सम्मान देना पड़ेगा। क्योंकि ये सम्मान है कि उन्होंने अपने जीवन के इतने साल इतने अच्छे से बिताए हैं, इतनी सारी चीज़ें अर्जित करी, तो इतने सम्मान के तो हकदार वो बनते हैं ना। तो वही उनको प्यार, सम्मान, सेवा, यही सब कुछ हमें देना है। इन वृद्धों को उचित मान सम्मान देना तथा यथोचित सेवा करना युवा पीढ़ी का प्राथमिक कर्तव्य है। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वृद्ध लोगों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो पाए। हम ये कोशिश करें कि उनका जहाँ तक हो सके उतनी सेवा करें और उन्हें किसी तरह की भी
ये समस्या का सामना ना करना पड़े। वृद्ध समाज में अत्यंत सम्मानित एवं आवश्यक अंग है। उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दे। सबसे चीज़ जो उन्हें खलती है वो है अकेलापन। जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो आपके घर में भी अगर बुजुर्ग हैं तो उनके साथ समय बिताइए। उन्हें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, उन्हें वो अकेलापन नहीं महसूस होने देना चाहिए। उम्र के अनुसार उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। उन्हें उचित सेवा, शुश्रूषा एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। वास्तव में वे उस समाज की नींव या आधार रखने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जिस समाज में हम आवश्यक सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। हमारे लिए इस समाज का निर्माण उन्होंने ही किया है, तो इतना तो अच्छा बनता है ना कि उनको हम वापस कर सकें। हमारे समाज को बेहतर बनाने में उन लोगों ने अपना पर्याप्त योगदान दिया है, अतः उन्हें वह मान सम्मान, प्रेम, अपनापन, अधिकार आदि सब प्राप्त होना चाहिए। यह उनका अधिकार है। तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम दे रहे हैं, इस चीज़ का एहसान उन पर हम जताएं। अरे उन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे समाज, परिवार, इन सब का निर्माण किया है, तो ये धन्यवाद स्वरूप हमें उनके साथ के देना चाहिए। तो ये उनका अधिकार है और हमारा कर्तव्य है। प्रश्न संख्या 19 है, हरियर काका एक नए शोषित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देते हैं। इस कथन पर अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए लिखिए। हरियर काका एक ऐसे नए वर्ग को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, जो आजकल के समाज में ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं शोषित। आज आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखोगे जिनकी प्रॉपर्टी उनसे नाम लिखाने के बाद उनकी दुर्गत बना दी जाती है, और अगर वो नहीं लिखते हैं तो भी उनके साथ उनकी दुर्गति होती है। तो ये एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों की श्रेणी का उस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो युवाओं द्वारा सताए गए हैं, परिवार वालों द्वारा, समाज द्वारा सताए गए लोग हैं। ये एक ऐसा नया शोषित वर्ग उभर कर सामने आ रहा है। तो इस कथन पर आपको अपने तर्क प्रस्तुत करने हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था का यह एक कटु यथार्थ है कि बुढ़ापे का सहारा कहीं जाने वाली संतानों या परिवार के अन्य लोगों की बेमेल विचारधारा से वृद्ध व्यक्ति त्रस्त होते हैं। यानी कि जो हमारी सोच है, जो हमारी चीज़ें, इनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। समझिएगा, हमारी सामाजिक व्यवस्था का यह एक कटु यथार्थ है, यानी कि एक कड़वी वास्तविकता है कि बुढ़ापे का सहारा कही जाने वाली, यानी कि हम जो बुढ़ापे का सहारा कौन है? हमारा संतान और परिवार। अब जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा सहारा कौन है? हमारी संतान है, वो हमारा केयर करेगी। परिवार के अन्य लोगों को बेमेल विचारधारा से वृद्ध व्यक्ति त्रस्त हैं। अब क्या होता है, उनकी सोच और हमारी सोच में जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है वो कोई भी मेल नहीं बैठ पाता। देखिए, ये होता है, हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारी और उनकी सोच नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम काफ़ी हद तक प्रैक्टिकली सोचते हैं और वो काफ़ी हद तक इमोशनली सोचते हैं। हमारी थिंकिंग शॉर्ट टर्म होती है, उनकी थिंकिंग लॉन्ग टर्म होती है, क्योंकि उनके पास अनुभव होते हैं। तो ये जो एक विचारधारा होती है, हम क्या बोल देते हैं, आप क्या जानो आजकल फैशन क्या है, आप क्या जानो आजकल का ट्रेंड क्या है, आप ऐसे बोल देते हो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, वो हमसे ज़्यादा हर चीज़ें जानते हैं। ये समझिए, ये हमारी जितनी उम्र है उससे दोगुनी उम्र उनकी है, तो जाहिर सी बात है, अनुभव, चीज़ें, सब कुछ वो जानते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर उनकी विचारधाराओं से मतभेद नहीं करना है। ऐसी चीज़ें, ऐसे रास्ते निकालने हैं जो इन दोनों के बीच के रास्ते होकर चलें, ताकि इन दोनों ही पीढ़ियों में किसी तरह का मतभेद पैदा ना हो। सामान्यतः उनके पास कोई संपत्ति या अधिकार नहीं होता, लेकिन हरियर काका की स्थिति इससे भिन्न दिखाई देती है। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी हालत बुरी है, उनके साथ क्या होता है, उनके पास कोई संपत्ति नहीं होती, लेकिन हरियर काका की स्थिति मजबूत थी कि उनके पास संपत्ति थी। तो बुजुर्गों को इस चीज़ के लिए सावधान रहना चाहिए कि जी अपने जीते जी वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी ना दे। हरियर काका के पास जमीन जायदाद है, उनका अधिकार भी वास्तविक तौर पर सीमित नहीं है, परंतु वे इस रूप में भी एक नए शोषित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उनकी स्थिति मजबूत है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन तब भी वो प्रताड़ित हैं, उनको शोषित किया जा रहा है कि उनके सगे भाइयों और परिवार और सामाजिक व्यवस्था ने अपना स्वार्थ साधने के लिए उन्हें शोषण का शिकार एवं खिन्न मनोवृत्ति वाला बना दिया है। अब उनके साथ जो है
जो महंत ने किया, जो परिवार वालों ने किया, उसकी वजह से उनकी जो मानसिकता थी वो बहुत ज़्यादा आहत हुई और वे एकदम शांत हो गए। हुआ ना। भाई उनकी संपत्ति के लिए जान लेने पर उतर आए तो पुलिस प्रशासन सुरक्षा देने के नाम पर उनका शोषण कर रहा था। तो उनका वो मतलब पुलिस प्रशासन भी जो है, उनको अगर सुरक्षा दी गई तो वो लोग भी उनकी कमाई पर ऐश कर रहे थे। सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक पवित्र माने जाने वाली धार्मिक संस्थाओं का चरित्र की भी गतिविधियों से स्पष्ट हो जाता है कि वो इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मतलब ये जो महंत वगैरह थे, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये धार्मिक संस्थाएं जो होती हैं वो बुजुर्गों को कहीं ना कहीं सहारा देती हैं, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने उनकी स्थिति को और बद से बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अधिकांश संपन्न तथा स्वतंत्र होते हुए भी हरिहर काका परिवार, धर्म एवं समाज द्वारा शोषित एक नए वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई दिए। तो यहाँ हमने ये देखा कि वो संपन्न थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी समाज द्वारा, परिवार द्वारा, व्यवस्था द्वारा वो शोषित किए गए। वो एक ऐसे नए वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए सामने आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 20 है, अपने जीते जी ही अपनी धन संपत्ति को हड़पने के लिए रचे जा रहे षड्यंत्र और दांव पेच देखकर हरिहर काका पर क्या बीती होगी, कल्पना के आधार पर लिखिए। मैं जीवित हूँ और मेरी ही संपत्ति को हड़पने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। मुझे मारा पीटा जा रहा है, मेरा अपहरण किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जब किसी व्यक्ति के सामने ये सारी घटित हो रही होंगी, चाहे सगे संबंधी जिनको उन्होंने अपना माना, या महंत जो हैं, जो समाज में एक सम्मानित पद रखते हैं, उन सभी ने मिलकर ऐसा किया, तो सोचो उनके ऊपर क्या बीती होगी। जाहिर सी बात है वो अंदर तक टूट गए होंगे। मेरी कल्पना के आधार पर अपने जीते जी अपनी धन संपत्ति को हड़पने के लिए रचे जा रहे षड्यंत्र और दांव पेच देखकर हरिहर काका को गहरा आघात हुआ होगा। तभी तो वो शांत हो गए एकदम। उनके हृदय में सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि धर्म के ठेकेदार कहे जाने वाले साधे महंतों के प्रति आक्रोश एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई होगी। वो अब किस पे विश्वास करें, किसी पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे होंगे। वे सामाजिक रिश्तों की अवहेलना करने लगे होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी हृदयगत पीड़ा की अभिव्यक्ति मौन रूप में हो गई होगी। यानी कि उनको इतना आघात हुआ कि वो उस चीज़ को व्यक्त ही नहीं कर पा रहे कि उनको कैसा महसूस हुआ, और नतीजा क्या हुआ, वो एकदम मौन हो गए, एकदम चुप हो गए। पारिवारिक संबंधों या धार्मिक माने जाने वाले लोगों की साथी प्रवृत्ति के कारण उनकी संवेदनाओं पर गहरी चोट लगी होगी। परिवार और समाज का ढांचा कहे जाने वाले लोगों ने जब उन पर आघात किया तो क्या हुआ, उनकी संवेदनाएं मतलब एक ऐसे इमोशंस होते हैं जो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उन सभी पर गहरी चोट लगी होगी, जिससे उन्हें नितांत में रहकर जीवन व्यतीत करना अच्छा लगा। तो यानी कि फिर क्या हो गया, उन्होंने कहा कि अब मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा, मैं अकेले जाकर रहूँगा। ठीक है। समाज के रिश्तों की क्रूर एवं अमानवीय सच्चाई से सामना होने पर हरिहर काका के मन में तिरस्कार एवं घृणा की भावना उत्पन्न हो गई होगी। यही कारण रहा होगा कि उन्हें पारिवारिक संबंधों से मोहभंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी कि इसीलिए वो परिवार को छोड़कर क्या हुआ, अकेले रहना उन्होंने ज़्यादा प्रेफर कर लिया। प्रश्न संख्या 21 है, हरिहर काका के साथ उनके भाइयों तथा ठाकुरबाड़ी के महंत ने कैसा व्यवहार किया, क्या आप उसे उचित मानते हैं, कारण सहित बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके बताना है कि उन दोनों ने कैसा व्यवहार किया, फिर आपको बताना है कि क्या उन्होंने उचित किया तो तर्क देना है, अगर अनुचित किया तो तर्क देना है। यही चीज़ें आपको दोनों मतलब जो भी आप अगर जैसा भी मानते हैं उसको आपको यहाँ तर्क के साथ प्रस्तुत करना है। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों तथा ठाकुरबाड़ी के महंत ने बुरा व्यवहार किया। एक दिन ठाकुरबाड़ी के महंत ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया, जिससे उनके हिस्से की जायदाद को ठाकुरबाड़ी के नाम लिखाया जा सके। उन्हें किडनैप किया कि भाई किसी तरीके से उनकी जितनी प्रॉपर्टी है उसे हम ठाकुरबाड़ी के नाम लिखा लें। महंत और उनके आदमियों ने काका के अंगूठे के निशान ले लिए, एक पेपर पे जो उनके अंगूठे के निशान मिले, क्योंकि अनपढ़ थे तो अंगूठे से ही काम करते थे, ताकि उनकी सारी जायदाद ठाकुरबाड़ी की हो जाए। हरिहर काका अब तक महंत का बहुत सम्मान करते थे, किंतु उसकी इस हरकत को देखकर हरिहर काका को महंत से घृणा हो गई।
अब उन्होंने तो बहुत सम्मान करते थे, भाई महंत का मतलब बहुत बड़ी ऊंची पदवी होती है। जब उसने ऐसा किया तो वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ने लगे थे, बहुत ज़्यादा घृणा करने लगे थे महंत से। हरिहर काका के भाइयों को भी हरिहर काका के बदले हुए व्यवहार का अनुमान हो गया था कि मतलब जिस तरीके से महंत ने धोखा दिया, लौट के जब वो भाइयों के घर आए तो वहाँ पर भी उनका अब बिहेवियर थोड़ा सा पहले से बदल चुका था। वे समझ चुके थे कि अब हरिहर काका अपनी जायदाद उनके नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले ही वो देख चुके थे कि इनके भाई के परिवारों ने किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया। और दूसरा, अब महंत से भी वो धोखा खा चुके थे जब लौट के आए थे, तो अब उन्हें अनुमान था कि अब ये अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं लिखेंगे। एक दिन उनके भाइयों ने भी वही तरीका अपनाया जो ठाकुर बाड़ी के महंत ने उनकी जायदाद अपने नाम करने के लिए अपनाया था। तो जो उन्होंने अपनाया मार पीट धमकाने का, वही भाइयों ने भी अपनाया। भाइयों ने हरिहर काका के साथ मारपीट की और ज़मीन को अपने नाम लिखवाने की कोशिश की। काका जोर से चीखे तो लोगों ने उनकी चीख सुनकर उन्हें आज़ाद कराया। जब ऐसा हुआ, घर के अंदर मारपीट होने लगी तो यहाँ चीख चिल्लाहट हुई, तो लोगों ने आकर उनको आज़ाद कराया। अब हरिहर काका अपने भाइयों से पूरी तरह मोहभंग कर चुके थे। तो पहले भी मोहभंग हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल पूरी तरीके से अलग हो चुके थे। तो ये दोनों घटनाएं थी कि ऐसा व्यवहार किया। अब क्या है, इस प्रकार कह सकते हैं कि हरिहर काका के भाइयों तथा ठाकुर बाड़ी महंत ने दोनों ने ही उनके साथ क्रूर व्यवहार किया, क्योंकि वे दोनों ही हरिहर काका से नहीं बल्कि उनकी ज़मीन जायदाद से प्यार करते थे। हम उनके इस व्यवहार को बिल्कुल भी उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि परिवार के भाइयों तथा महंत को हरिहर काका का शोषण न करके उनकी सहायता करनी चाहिए थी, उन्हें प्रेम और सम्मान देना चाहिए था। देखिए, जो चीज़ हमें प्रेम से हासिल हो सकती थी उसके लिए ज़ोर ज़बरदस्ती की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब इसको लॉजिकली अगर हम सोचें, प्रैक्टिकली, तो हरिहर काका की मृत्यु के बाद वो सारी ज़मीन इनके भाइयों की ही होती, किसी और की तो जाती नहीं, भाई उनके परिवार में कोई और तो था नहीं। अब जब तक वो थे तब तक उस खेती का इस्तेमाल करते, वहाँ से जो चीज़ें आती उनका फ़ायदा घर वालों को ही होता, उठाते, बढ़िया से उनकी देखभाल करते, रखते, इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जो मारपीट है। बाकी जब वो नहीं रहते तो उनकी ज़मीन थी, जब जिंदा थे तो उसका इस्तेमाल करके तब आप फ़ायदा उठा रहे थे, मरने के बाद वो ज़मीन आपकी थी। तो ये एक प्रैक्टिकली चीज़ थी, अगर थोड़ा सा धीरज के साथ काम लेते तो वो उन्हीं का था। लेकिन इतना सब जो उन्होंने किया उसकी वजह से क्या हुआ, वो ज़मीन जायदाद उनके हाथ से चली गई। प्रश्न संख्या 22 है, हरिहर काका कहानी के आधार पर बताइए कि एक महंत से समाज की क्या अपेक्षा होती है। उक्त कहानी में महंतों की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। अब क्या है, किसी भी समाज में अगर महंत होगा तो आप उससे क्या अपेक्षा करोगे कि भाई वो हमारे कष्टों को सुने, हमें सही मार्गदर्शन दे, यही सब चीज़ें होती हैं। वो समाज का, परिवार का, इन सभी का कल्याण करने के लिए होता है, धर्म का ज्ञान देने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ तो महंत जो है बहुत ही दुष्ट था, लालची था, अपराध था, अपहरण कर रहा था, जमीन प्राप्त करना चाहता था। तो ये एक गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक महंत से समाज को बहुत अपेक्षाएं होती हैं। महंत का काम समाज के सभी व्यक्तियों के साथ सुख दुख में उनकी मदद करना, ना कि उन्हें दुखों को बढ़ाना होता है। तो उसका काम क्या होता है, उसके जितने भी दुख हैं उनको बांटना होता है, लेकिन उन दुखों को बढ़ाना नहीं होता है। हरिहर काका कहानी में महंत का यह कर्तव्य होना चाहिए था कि वह हरिहर काका के परिवार को काका के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराता। भाई आप एक महंत थे तो परिवार वालों को समझाते कि भाई ऐसे ऐसे करो। जो चीज़ें थी प्रैक्टिकली थी, आपको ज़मीन से फ़ायदा ही तो, मतलब ज़मीन कोई हमें खानी तो थी नहीं, ज़मीन हमारी होती या हरिहर काका की होती, वहाँ से उपज होती, फ़ायदा पूरे परिवार को होता। तो जब तक वो नहीं लिख रहे थे, जीवित थे, तब तक आप उनसे फ़ायदा उठाते। भाई जब मर जाएंगे तब भी तो खेती का वही काम करोगे ना, उसमें फसल उगाओगे, फ़ायदा करोगे। कोई ऐसा तो है नहीं ज़मीन को टुकड़ा टुकड़ा तोड़ तोड़ के खाना है, ये तो करना नहीं था। पहले भी फसल उगनी थी, बाद में भी फसल उगनी थी। तो जब महंत अगर हरिहर काका पास में रहते तो भी उस ज़मीन में फसल उगाते, पूरा परिवार फ़ायदा उठाता। और जब वो मर जाते तो वो ज़मीन आपस में सभी तीनों भाई बांट लेते, उससे तब भी फ़ायदा उठाते। सेम ही काम तो करना था, इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत थी। तो ये बात महंत उनको समझाते कि भाई 3 भाई हो, एक भाई की जिम्मेदारी उठाओगे तो फ़ायदा भविष्य में जाके तुम्हारा ही होना है। ये काम महंत का था, महंत समझाता, लेकिन यहाँ महंत तो उल्टा काम किया।
उसके परिवार के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता। अब कहानी में महंत की भूमिका आपको बतानी है। अब इस पूरी कहानी में महंत की भूमिका क्या थी? हरिहर काका कहानी में महंत जी दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर किंतु व्यवहार में महास्वार्थी हैं। धर्म के नाम पर लोगों को छलना, ठगना, उल्लू सीधा करना उन्हें अच्छी तरह आता है। जब भी वे किसी व्यक्ति को निराश, दुखी या परेशान देखते, ये तुरंत मोह माया की बातें कर थोड़ी ही देर में उसे अपने जाल में फांस लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति सीधी तरह उनके चंगुल में नहीं आता तो उन्हें उंगली टेढ़ी करना भी आता, और ऐसे में वह जोर जबरदस्ती का सहारा लेने से भी नहीं हिचकते थे। तो यहाँ पर जैसे एक दबंग व्यक्ति होता है ना, जिसके पास बहुत सारी ताकत होती है, तो यहाँ पर वो वैसी भूमिका निभा रहे थे। दुखी व्यक्ति होता तो जैसे गिद्ध की तरह, जैसे कमज़ोर व्यक्ति होता है, गिद्ध लपकते हैं उसे नोचने के लिए, वैसे ही ये महंत और महंत के पुजारी लपक पड़ते थे कि उसको समझाते, दुख में साथ देते, और उसके पास जितना भी होता था उसे ठाकुरबाड़ी के नाम करने की कोशिश करते। वो कर देता तो सही, नहीं करते तो फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती करते थे। महंत एक अपहरणकर्ता के रूप में भी सामने आता है। जब जान जाता है कि हरिहर काका अपने परिवार की मोह माया में फंसकर रह गए हैं, तब वह उनका अपहरण करके करने की योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए जी जान से जुट जाता। उसे भाई समझाया बुझाया, वो नहीं तैयार हुए, फिर वापस परिवार के पास चले गए। तो उन्हें लगा कि भाई ये अपने परिवार से अलग नहीं हो सकते हैं, हम चाहे जितनी कोशिश कर लें। तो अब आखिरी रास्ता ये है कि इनको अपहरण करके ले आओ और ज़बरदस्ती ज़मीन हड़प लो, जो वो बाकियों के साथ करता था, यही उसने किया। इस प्रकार कह सकते हैं महंत धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाला महास्वार्थी व्यक्ति है, जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नीच से नीच काम करने में भी नहीं हिचकता। तो ये जो इस पूरी कहानी में महंत था, ये महास्वार्थी और एक नीच व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। प्रश्न संख्या 23 है। कल्पना कीजिए कि एक पत्रकार के रूप में आप हरिहर काका के बारे में अपने समाचार पत्र को क्या क्या बताना चाहोगे और समाज को उसके उत्तरदायित्व का बोध कैसे कराओगे। तो मान लीजिए कि आप एक जर्नलिस्ट हैं और आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति, मतलब समझ लीजिए हरिहर काका ही हैं, उनके जीवन की आप पूरी कहानी जानते हो, तो आप अपने बारे में अपने समाचार के पत्र के माध्यम से लोगों को हरिहर काका के बारे में क्या बताना चाहेंगे और समाज का उत्तरदायित्व क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप एक समाचार पत्र में कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसमें कैसे करना है। एक पत्रकार के रूप में हरिहर काका के बारे में अपने समाचार पत्र में निम्नलिखित बातें कहना चाहूँगा। क्या है? हरिहर काका गांव के एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो अपने भाइयों के साथ रहते हैं। वृद्ध हरिहर काका परिवार का प्यार, अपनापन पाने की चाह में रहते हैं, किंतु वह उन्हें नहीं मिल पाता है क्योंकि परिवार के सदस्य स्वार्थ के वशीभूत है। मतलब बताएंगे कि वो प्यार पाना चाहते हैं, इसलिए भाइयों के परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन वो परिवार स्वार्थी है, इसलिए उन्हें वो प्यार नहीं मिल पाता है। दूसरी ओर धर्म के नाम पर ठगने वाले धर्माचारियों की दृष्टि भी हरिहर काका की जमीन जायदाद पर है। धर्माचारी व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण हरिहर काका का अपहरण कर उनके साथ हिंसा करते हैं। अब यहाँ पर भाई ही नहीं अनुचित व्यवहार कर रहे हैं, समाज का ठेकेदार जिसको बोल रहे हैं महंत, वो भी क्या कर रहा है, उस जमीन जायदाद के लालच में हरिहर काका का शोषण कर रहा है, उनका अपहरण करता है और उनके साथ मारपीट भी करता है। हरिहर काका के भाइयों की संपत्ति के लालच में उनके मारपीट करते हैं और हरिहर काका के जो भाई होते हैं वो भी क्या है, संपत्ति के लालच में उनके साथ मारपीट करते हैं। तो इस तरीके से हरिहर काका की एक कहानी हम बनाकर जो है लोगों को बताना चाहेंगे उनके बारे में। इस प्रकार हरिहर काका समाज के उस वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे संपत्ति के लालच में परिवार के सदस्य तथा धर्माचारी व्यक्ति अपनी स्वार्थ वृत्ति को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो समाचार के माध्यम से बताऊंगी कि किस तरीके से वो वैसे वृद्ध व्यक्ति हैं जिनसे लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति करना चाहते हैं, उनकी ज़मीन जायदाद के लिए उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अब यहाँ पर अब आपको बताना है कि अब समाचार पत्र में कि हमारा क्या कर्तव्य हो सकता है। वृद्ध व्यक्ति हमारे समाज के अत्यंत सम्मानित एवं आवश्यक अंग हैं, इसीलिए समाज का यह उत्तरदायित्व है कि वह वृद्धों को उचित मान सम्मान दे तथा उनसे प्रेम भरा अपनापन युक्त व्यवहार करे। उम्र के अनुसार उनकी सभी जरूरतों को पूरा करना समाज का कर्तव्य है। वास्तव में वे उस समाज की नींव या आधार रखने वाले व्यक्ति हैं जिस समाज में हम आवश्यक सुविधाएं उठा रहे हैं। भाई समाज का निर्माण हमसे पहले उन्होंने ही तो किया है, जिन पर आज हम इतना इतराते हैं, इतनी आसानी से रहते हैं।
हमारे समाज को बेहतर बनाने में उन लोगों ने अपना पर्याप्त योगदान दिया है, अतः उन्हें उचित सेवा, सम्मान, प्रेम, अपनापन, अधिकार सब प्राप्त होना चाहिए। यह उनका अधिकार है। तो ये एक समाज का कर्तव्य है कि उनकी देखभाल करना, अपनापन देना, उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखना, क्योंकि ये हम उन्हें रिटर्न कर रहे हैं, हम उनको दे नहीं रहे हैं। उन्होंने हमें एक अच्छा समाज दिया है, उनकी वजह से हम एक अच्छे माहौल में रह रहे हैं। हम इस जिस शरीर में है, हमारा पालन पोषण उन बुज़ुर्गों ने किया है, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि उन्होंने जो कुछ हमारे लिए अच्छा किया है उसे हम रिटर्न के तौर पे उनको दें। ये हमारा कर्तव्य बनता है। प्रश्न संख्या 24 है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगे? अब जाहिर सी बात है, दोनों ने कृत्य ही ऐसे किए। महंत ने समझाया बुझाया, उन्होंने जब प्रॉपर्टी नाम नहीं करी तो उनका अपहरण किया, मारपीट की और पेपर पे ज़बरदस्ती जो है अंगूठा ले लिया। और सेम यही काम भाइयों ने किया। भाई भी ये चाहते थे कि ज़मीन लिख दें, उन्होंने मना किया तो उन्होंने भी उन भाइयों ने भी जो है हरिहर काका के साथ मारपीट की, उनको बांधा, सब कुछ किया और जो है ज़बरदस्ती साइन अंगूठा लेने की कोशिश करी, लेकिन वो चीख दिए तो जो है बाहर के लोग आके उनको छुड़ा ले जाते हैं। तो दोनों ने तो सेम ही एक ही काम किया है ना, तो इसीलिए जो है दोनों को एक ही श्रेणी में रखा गया है। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगे थे क्योंकि उनके भाई और ठाकुर बाड़ी के महंत दोनों ही उनसे नहीं बल्कि उनकी ज़मीन जायदाद से प्यार करते थे। ठाकुर बाड़ी के महंत उसकी ज़मीन को हड़पना चाहते थे और उनके भाई भी उनका आदर सम्मान इसीलिए करते थे ताकि उन्हें अपने भाई की ज़मीन जायदाद मिल सके। कि दोनों का जो टारगेट था वो ज़मीन थी। किसी की ये नहीं समझा कि हरिहर काका को हमारी ज़रूरत है, ये किसी ने नहीं समझा, बस ज़मीन ले लो उनसे, ये उनका मोटिव था। जब ठाकुर बाड़ी के महंत ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया तब से हरिहर काका का ठाकुर बाड़ी से विश्वास हट गया, उनका नज़रिया उनके प्रति बदल गया। तो पहले जब अपहरण किया ठाकुर बाड़ी ने तो उनके प्रति मोहभंग हुआ। फिर हरिहर काका महंत का अब तक बहुत सम्मान करते थे, परंतु उनके द्वारा किए गए इस कार्य ने उन्हें उनसे घृणा हो गई। हरिहर काका के भाइयों द्वारा भी एक दिन वही तरीका अपनाया गया जो ठाकुर बाड़ी के महंत ने अपनाया था, यानी कि जोर जबरदस्ती करके ज़मीन को अपने नाम लिखने का काम। इस प्रकार दोनों के द्वारा किए गए इस प्रकार के कार्यों से हरिहर काका को घृणा हो गई और उन्होंने दोनों को एक ही श्रेणी में रखा। दोनों ने काम वही किया, तो इसीलिए दोनों से घृणा वो करने लगे और उन दोनों को ही उन्होंने एक ही श्रेणी में रख दिया। प्रश्न संख्या 25 है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे और उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? तो जबरन उठा ले जाने वाले, उनका अपहरण करने वाले कौन थे? वो थे ठाकुर बाड़ी के पुजारी और ये काम हुआ था ठाकुर बाड़ी के महंत के आदेश पर। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुर बाड़ी के साधु, संत और महंत थे। वे हरिहर काका को ठाकुर बाड़ी ले गए और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वे उनकी जमीन जायदाद ठाकुर बाड़ी के नाम करवाना चाहते थे। उन्होंने हरिहर काका से जबरदस्ती जमीन के कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लगवा लिए। ठीक है, उनको जबरदस्ती उठा ले गए, यानी कि उनको किडनैप किया, मारा पीटा और कागज पर जबरदस्ती अंगूठे भी लगवा लिया। बाद में जब हरिहर काका के भाई पुलिस को लेकर ठाकुर बाड़ी गए तो महंत और उसके साथियों ने काका के हाथ पांव बांधकर उन्हें मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और वहां से भाग गए। कि भैया किस तरीके से, अब पुलिस आ गई, भाई लेकर पहुंच गए तो उनको जो मारपीट कर रहे थे उसके हाथ पैर बांधे, मुंह में कपड़ा ठूसा ताकि वो बोल ना पाए और वो सब वहां से भाग गए। वे हरिहर काका का मान सम्मान केवल अपनी जमीन जायदाद हड़पना के लिए करते थे। कौन? महंत। किस लिए करते थे? सिर्फ उनको पास लाए, बैठाला, प्यार किया, सिर्फ इसलिए कि वो किसी तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा कर सके। उन्होंने हरिहर काका नहीं बल्कि उनकी जमीन जायदाद से लगाव था, इसीलिए उन्होंने हरिहर काका का अपहरण करके उनके साथ बुरा व्यवहार किया था। तो यहाँ पे हरिहर काका से उनको लगाव नहीं था, उनको लगाव था किससे? जमीन से, इसीलिए उन्होंने हरिहर काका के साथ ये बुरा व्यवहार किया था। तो इस तरीके से इस पाठ के ये सभी प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए और हमारे हिसाब से हमें लग रहा है कि आपने ये चैप्टर अगर अच्छे से समझा हुआ है तो हमें नहीं लगता कि आपको कहीं परेशानी आई होगी इन प्रश्नों को करने में। तो ये सारे ही जितने भी मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आ रही हूँ, ये जितने भी वीडियो लेकर आ रही हूँ, ये आप सभी को मैंने जैसे बोला हुआ है कि 100% फ्री है।
तो ये सारे ही फ्री वीडियो आपको मिलते हैं यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, और हमारा ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों में किसी भी जगह आप जाएंगे, सभी जगह आपको फ्री वीडियो ही देखने को मिलेंगे। तीनों में किसी एक जगह जाइए, तीनों जगह जाइए, जहां आपकी मर्जी है आप जाकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ आपको पेमेंट नहीं करना है, ना कोई कूपन लेना है, कुछ नहीं। आराम से जाइए, थोड़ा सा अपना समय लेकर जाइए, थोड़ी कंसंट्रेशन लेके जाइए, वीडियो देखिए, सारे डाउट क्लियर करिए, कुछ और नहीं करना। लेकिन अगर आप हमारे वेबसाइट पर और ऐप पर आते हैं तो यहाँ पर आप हर एक चीज़ बड़े सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज देखेंगे। अब कैसे अरेंज, जैसे हम कोई बुक उठाते हैं ना, तो हर एक चीज़ हमको बड़ी टोटली अरेंज दिखती है। हमने बुक खोली, चैप्टर देखा, सारे चैप्टर्स हैं, उसके अंदर सारा एक टॉपिक लाइन से बना हुआ है, हमने देख लिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हर एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। वैसे यहाँ पे भी सारी चीज़ें अरेंज हैं। कैसे अरेंज है आपको बताती हूँ मैं। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट या ऐप पे पहुँचेंगे, सबसे पहले आप वहाँ पर अपना मीडियम सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, कोई भी बोर्ड है, सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो, आपके सामने जो है सारी क्लासेस आ जाती हैं। आपको अपना क्लास सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट कर लिया आपने, उसके जैसे ही सेलेक्ट करोगे तुरंत सारे सब्जेक्ट और बुक सामने होंगे। तो जो भी बुक आपको पढ़नी है सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करते ही उस बुक में जितने चैप्टर हैं वो सब आपके सामने हैं। जो चैप्टर पढ़ना है उसे क्लिक करिए। उसे क्लिक करते ही सबसे पहले उस चैप्टर को एक वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, अलग अलग टॉपिक में एक्सप्लेन किया है, वो सब आपके सामने। तो जैसे आप कहीं और कहीं जैसे यूट्यूब पे या कहीं पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या होगा, आप एक टॉपिक पढ़ते हो तो दूसरा टॉपिक ढूंढने के लिए आपको फिर से जो है परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पर एक के बाद एक सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। सारा अच्छे से समझिए। हो गया। फिर उसके बाद हमारी बारी आती है एनसीईआरटी बुक के जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस विद सोल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है वीडियो में, जिसे हम बोलते हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन। उसे देखिए। उसके बाद संपूर्ण चैप्टर, पूरे चैप्टर का आपके पास में जो है एक वीडियो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपके टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सभी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप पढ़कर अपने एग्जाम्स को रेडी कर सकते हैं, कि प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आती है बारी रिवीजन की। तो रिवीजन के लिए वीडियो है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसमें आप पूरे चैप्टर को पूरे शॉर्ट कम समय में समझेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ये हो गया। अब आ गए एग्जाम्स। तो एग्जाम्स के दौरान हम आपके लिए लेकर आते हैं हर सब्जेक्ट के अलग अलग सैम्पल पेपर, उनको सॉल्व कराते हैं, आपकी प्रिपरेशन कराते हैं, रिवीजन कराते हैं, पैटर्न से हैबिचुअल कराते हैं, आप अपनी गलतियां समझते हैं, उनमें सुधार लाते हैं। ये सभी काम आपके एग्ज़ाम से पहले हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी बोर्ड क्लासेस हैं उनके लिए हम लेकर आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी आपके सॉल्व हैं हमारे चैनल पे। तो यहाँ पर आकर आप उनको भी देख सकते हैं। तो जितना सब मैंने आपको बताया, ये हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास अवेलेबल है। तो इसको आइए, और हाँ अवेलेबल तो है लेकिन 100% फ्री भी है, ये भी मैं बता दूँ। तो आराम से पढ़िए, सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तो आज का वीडियो तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट का खत्म हुआ, लेकिन अभी संचयन बुक के और भी चैप्टर बाकी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।